यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं सब के लिए कैसे हैं सब लोग? बेटा ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारा पेपर नंबर 2 कॉमर्स का जो यूनिट नंबर 10th है, डेट इज फॉर द इनकम टैक्स। तो आज के वीडियो के अंदर हम लोग इनकम टैक्स के सेकंड रिवीजन जो है वो करेंगे। मतलब इसके 3 वीडियो से अपने को लगाने थे, तो 3 में से एक तो हमने कर लिया, जिसके अंदर हम लोगों ने इनकम टैक्स के बेसिक चैप्टर्स हो गया, रेजिडेंशियल स्टेटस वाला हो गया, टैक्स लायबिलिटी वाला टॉपिक हो गया, दूसरा आपका 5 हेड के अलावा जो हमारे टॉपिक थे एग्रीकल्चर इनकम वाला हो गया, डिडक्शन का टॉपिक हो गया, ये सब टॉपिक हमने निपटा दिए थे। अब आज जो है सेकंड वीडियो है इनकम टैक्स का, उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, तो आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो इनकम टैक्स के हमारे चैप्टर नंबर 13 से लेकर के आगे चैप्टर नंबर 21 तक के सारे चैप्टर जो है वो कंप्लीट करेंगे, एक चैप्टर को छोड़ के, टीडीएस को छोड़ के। ठीक है, तो हम लोग जो है वो आज करेंगे क्लबिंग का टॉपिक, क्लबिंग के बाद करेंगे सेट ऑफ का टॉपिक, फिर पढ़ेंगे डीटीडब्ल्यूए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का टॉपिक, फिर हम पढ़ेंगे ट्रांसफर प्राइसिंग का टॉपिक, फिर हम लोग जो है वो पढ़ेंगे मैट का टॉपिक, पढ़ेंगे कॉर्पोरेट टैक्सेशन वाला टॉपिक, फिर हम पढ़ेंगे अपना एडवांस टैक्स का, और फिर अपना असेसमेंट प्रोसीजर का। तो ये सब टॉपिक हम आज के वीडियो के अंदर कवर करेंगे, और फिर अगला जो नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसके अंदर हम लोग जो है वो कवर करेंगे हमारे बाकी के जो हमारे 5 हेड और टीडीएस का टॉपिक। तो उस तरीके से अपना पूरा का पूरा इनकम टैक्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके जी, तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो मतलब फर्स्ट पार्ट जो है हमारे इनकम टैक्स का अगर वो नहीं देखा है तो एक बार उसको जरूर देख लेना, क्योंकि उसके अंदर हम लोगों ने काफी सारी नई नई चीजें जो है वो पढ़ी हुई है। ओके जी, तो अब जो है वो हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 13 से, दैट इज द क्लबिंग ऑफ इनकम से जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो आप बस अपना बुक जो है वो ओपन करके बैठ जाइए। ओके, और जैसे मैं बोलते जाऊंगा तो बस आप उसको जो है वो निशान लगाते रहना और उसको रीडिंग करते जाइएगा। ठीक है ना, एक बार ये वीडियो लगा लीजिए, एक बार सेल्फ स्टडी कर लेना, पूरा का पूरा टॉपिक आपका जो है बढ़िया तरीके से जो है वो पैकअप हो जाएगा। ओके जी, लेक्चर को शुरू करें उससे पहले एक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा देता हूं। अगर आप लोग भी अपकमिंग दिसंबर 2023 में जो एनटीए नेट का पेपर होना है, अगर आप उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं। हमारा जो ऑनलाइन बैच है उसमें आपको आपके घर पे बैठे बैठे मिलेगा पेपर नंबर 1 प्लस हम पेपर नंबर 2 कॉमर्स दोनों के वीडियो लेक्चर, कंप्लीट वीडियो लेक्चर चैप्टर वाइज हमने जो है वो बना रखे, प्लस में सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको। जैसे ये हमारा इनकम टैक्स का बुक है, ठीक है, इसी तरीके से जैसे आपको मालूम है 10 सब्जेक्ट है पेपर 1 में, 10 सब्जेक्ट है पेपर 2 में, तो 20 किताबें हो गई। वो 20 किताबें आपके होम अटेस्ट पे आएंगी। कलर्ड बुक्स है, ये हमने जो है वो सेपरेट बुक सबकी प्रिपेयर की हुई है। ये जैसे इनकम टैक्स का बुक है तो लगभग ये 200-250 पेज का किताब है। ठीक है, पूरी अमेंडेड है। ठीक है, असेसमेंट 2023-24 के हिसाब से हमने जो है इसको प्रिपेयर किया हुआ है। तो दिसंबर में जो पेपर होना है, अगर आप उसके लिए तैयारी करने की सोच रहे हैं तो आप हमारा ऑनलाइन बैच ले सकते हैं। 4 चीजें आपको बैच में मिलने वाली हैं, किताबें मिलेंगी, कंप्लीट लेक्चर मिलेगा, साथ में रिवीजन करने के लिए रिवीजन के वीडियो लाइक दिस, जैसे अभी हम इनकम टैक्स का रिवीजन करेंगे तो ये सब आपको मिलेगा, और साथ में प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस के एमसीक्यू जो है वो पीडीएफ फॉर्म में आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो रिकॉर्डेड वीडियोस होते हैं हमारी मोबाइल ऐप के ऊपर होते हैं, तो आप अपनी टाइम के हिसाब से कभी भी जो है वो उनको देख सकते हैं। ओके जी, बाकी और इंक्वायरी कर रहे हैं तो नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके व्हाट्सएप करके आप जो है वो एक्स्ट्रा इंक्वायरी भी कर सकते हैं। ठीक है ना जी, चलिए अब हम जो है वो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक से। टॉपिक नंबर 13 की शुरुआत करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम से। आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 13 से। चैप्टर नंबर 13 जो है वो बात करते हैं किसका, क्लबिंग ऑफ इनकम का। देखो क्लबिंग के प्रोविजन बेसिकली क्या बोलते हैं, कई बार ऐसा होता है कि असेसी जो है वो खुद पैसे कमाएगा और वो अपने इनकम को जो है वो दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर देगा, ताकि उसको जो है वो उस इनकम के ऊपर टैक्स का पेमेंट ना करना पड़े। तो ऐसे केसेस में मतलब जहां पे टैक्स को अवॉइड करने की जो है वो कोशिश की जा रही है, तो वहां पे एंटी अवॉइडेंस टैक्स एग्रीमेंट के तौर पे या एंटी अवॉइडेंस टैक्स रूल्स के नाम पे जो है वो क्लबिंग के प्रोविजन को जो है वो इनकॉर्पोरेट किया गया। अब यहां पे जो है वो ये है कि अगर मान लो कोई भी असेसी, एग्जांपल बोलते हैं कि अगर ए ने जो है वो कोई इनकम कमाई, ठीक है, और ए की जो है वो इनकम थी मान लीजिए 10 लाख रुपए की, ठीक है, और इसकी ये तो थी उसकी सैलरी की इनकम। अब इसके ऊपर तो टैक्स इसको खुद को पे करना पड़ेगा, और मान लो इसकी हाउस प्रॉपर्टी की कोई इनकम भी आ रही है, और वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम है मान लीजिए 3 लाख रुपए की, कितने की, 3 लाख रुपए की, या मान लो उसकी इनकम जो है वो है कितने की, मान लो 2 लाख रुपए की, एग्जांपल 2 लाख की इनकम है, तो इसकी टोटल इनकम तो बनती है कितना, 12 लाख। लेकिन एक ए ने ये सोचा कि एक काम करता हूं कि मैं बी को या मिसिस ए, मान लो ए ने जो है वो क्या किया, अपने वाइफ के नाम पे जो है इस इनकम को ट्रांसफर कर दिया।
ये 2 लाख की इनकम। अब आपको मालूम है जीरो से लेके जो है वो 2.5 लाख रुपए तक तो क्या है, नील है, तो इसका मतलब इस 2 लाख की इनकम यहां तो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी, ठीक है ना। और अगर ये इनकम, ये 2 लाख की इनकम अगर मिसिस ए में क्लब ना करके अगर ए के ही मानते, तो इस इनकम पे, क्योंकि 10 लाख रुपए के बाद में जो इनकम होती है उसके ऊपर तो टैक्स रेट कितना 30% है, तो इस पे जो टैक्स बनता है वो कितना बनता, 2 लाख पे 30%, बोले तो 60,000। तो क्लबिंग का प्रोविजन, मतलब यहां पे मिस्टर ए ने अगर अपने इनकम जो है वो अपनी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर दिया, तो ए ने 60,000 रुपए क्या कर लिया, बचा लिया। बट द क्वेश्चन इज कि क्या ये 60,000 रुपए का इनकम टैक्स जो है क्या ए को पे करना चाहिए था या नहीं। पहले ये बताओ कि क्या ये 2 लाख रुपए वाइफ की इनकम है या ए की इनकम है। सर ए की इनकम है, और अगर ये ए की इनकम है तो क्या ए की ग्रॉस टोटल इनकम में ही इसको इंक्लूड होना चाहिए था, यस। तो क्या इसके ऊपर टैक्स का पेमेंट भी ए को करना चाहिए था, यस। तो इसके लिए जो है वो आए अपने क्या एंटी अवॉइडेंस टैक्स रूल्स जो है वो निकालेंगे, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्लबिंग। क्या बोलते हैं, क्लबिंग। तो क्लबिंग जो है वो पहली बात तो ये क्लबिंग प्रोविजन को इनकॉर्पोरेट किया गया एक्ट के अंदर एज ए स्पेसिफिक, ये क्या है, ये स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस टैक्स रूल्स हैं, जिनको हम लाए थे क्या करने के लिए, टू काउंटरैक्ट करने के लिए द टेंडेंसी ऑन द पार्ट ऑफ टैक्स पेयर टू डिस्पोज ऑफ देयर प्रॉपर्टी और ट्रांसफर देयर इनकम इन सच ए वे दैट द टैक्स लायबिलिटी कैन बी अवॉइडेड और रिड्यूस। तो हर टैक्स पेयर जो है ये चाहता है कि उसका टैक्स लायबिलिटी जो है वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। तो उसके लिए वो क्या करता है, अपने इनकम को दूसरे पर्सन के नाम पे जो है वो क्या करता है, ट्रांसफर करता है। तो ऐसी चीज को रोकने के लिए जो है वो गवर्नमेंट जो है वो लेके आई है क्या, क्लबिंग के प्रोविजन। अब क्लबिंग के प्रोविजन की बात करें तो पहली बात तो ये हो गया, क्लबिंग के जो प्रोविजन है सेक्शन 60 से लेके 65 इसको जो है वो गवर्न करते हैं। तो सेक्शन 60 से लेके 65 जो किसके ऊपर एप्लीकेबल है, तो बोलते हैं एप्लीकेबल टू ऑल एसएससी। 60 से लेके 63 तो सभी एसएससी पे एप्लीकेबल है। 60 और फिर सेक्शन नंबर 64 जो है वो एप्लीकेबल है ओनली इंडिविजुअल के लिए, और सेक्शन नंबर 65 जो है वो एप्लीकेबल है सभी एसएससी के लिए, ठीक है। अब क्या क्या रूल्स है उनको पहले पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर पे आता है क्या, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ द एसेट। अगर कोई भी एसएससी जो है, एसएससी ने अगर मान लो कोई भी इनकम को ट्रांसफर कर दिया लेकिन एसेट को ट्रांसफर नहीं किया, मतलब जो हाउस प्रॉपर्टी है वो तो मान लीजिए मिस्टर ए के नाम ही है, लेकिन ए ने जो है वो क्या किया कि इनकम जो है उस हाउस प्रॉपर्टी की वो दिखा दे किसके नाम पे, वाइफ के नाम पे, तो वो इनकम जो है वो मानी जाएगी किसकी, ट्रांसफरर की। ट्रांसफरर कौन होता है, ट्रांसफर करने वाला बंदा, ठीक है। तो इनकम किसकी मानी जाएगी, मिस्टर ए की मानी जाएगी। तो क्या बोलता है, अगर व्हेन ए पर्सन ट्रांसफर टू अनदर पर्सन इज इनकम फ्रॉम एन एसेट विदाउट ट्रांसफरिंग हिज ओनरशिप, ओनरशिप को ट्रांसफर किए बिना जो है अगर आपने ओनली इनकम ट्रांसफर कर दिया तो वो इनकम जो है वो ट्रांसफर की नहीं मानी जाएगी, वो इनकम मानी जाएगी किसकी, ट्रांसफरर की। दूसरा, अब आपने इनकम को ट्रांसफर किया और साथ में एसेट भी ट्रांसफर कर दिया, लेकिन वो एसेट जो है वो रिवोकेबल ट्रांसफर किया। रिवोकेबल का मतलब ये है कि एसएससी के पास में राइट है कि वो जब चाहे जो है उस ट्रांसफर को जो है वो कैंसिल कर सकता है। तो इस केस में भी वो इनकम जो है वो मानी जाएगी किसकी, ट्रांसफरर की। तो अगर रिवोकेबल ट्रांसफर है ओनरशिप का तो वहां पे जो इनकम है, टोटल इनकम, वो किसकी मानी जाएगी, ट्रांसफरर की। किसकी मानी जाएगी, ट्रांसफरर की। तीसरा, इनकम ऑफ स्पाउस। अगर कुछ भी ना बोले तो अगर मान लीजिए स्पाउस की इनकम जो है, जैसे मान लो हस्बैंड जो है वो किसी कंपनी के अंदर जो है वो काम करता था और उसका जो है वो उस कंपनी के अंदर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था, और उसने अपने उस इंटरेस्ट को देख करके अपनी मतलब पावर के बेस पर जो है अपनी वाइफ को भी लगवा दिया। तो यहां पे वाइफ की जो भी इनकम आएगी वो हस्बैंड की इनकम के अंदर जो है वो क्या की जाएगी, क्लब की जाएगी। लेकिन अगर मान लो हस्बैंड और वाइफ दोनों एक ही कंपनी के अंदर और वाइफ जो है वो अपनी कैपेबिलिटी, अपनी स्किल्स के बेस पर जो है वो जॉब कर रही है वहां पे, तो वो इनकम जो है वो वाइफ की माना जाएगी, उसको हस्बैंड की इनकम में क्लब नहीं किया जाएगा। तो क्या बोलता है, इनकम ऑफ स्पाउस बाय वे ऑफ कमीशन, सैलरी एक्सेट्रा, जहां पे उस इंडिविजुअल का जो है वो क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, ठीक है। तो इनकम जो है वो मानी जाएगी किसकी, उस इंडिविजुअल की, मतलब उस वाइफ की इनकम को जो है वो हस्बैंड की इनकम के अंदर ही क्लब करना पड़ेगा। लेकिन अगर वाइफ ने जो है वो क्या किया है, अपनी मेहनत से जो है वो पैसे कमाया, अपनी मेहनत की, अपनी स्किल्स के बेस पर जो है उसने कोई इनकम अर्न करी है, तो वो इनकम जो वाइफ की माना जाएगी, उसको हस्बैंड की इनकम में क्लब नहीं किया जाएगा। और दूसरा केस जो है वो ये है कि अगर मान लीजिए कभी लिव अपार्ट वाला केस आ गया, अगर कोई इंडिविजुअल ने जो है वो ट्रांसफर कर दी एसेट और ये बोल के कि अब मैं तुमसे जो है वो क्या रहूंगा अलग, मतलब कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया हस्बैंड और वाइफ को कि आप जो है आपका क्या हो रहा है, मान लो डाइवोर्स हो रहे हैं, और कोर्ट ने कहा कि भाई आप अलग अलग रहेंगे, तो उसके नाम पे हस्बैंड ने अपनी कोई प्रॉपर्टी जो वाइफ के नाम पे क्या कर दी, ट्रांसफर कर दी। तो उस केस के अंदर जो है वो क्या होगा, तो अगर हस्बैंड जो है वो लिव अपार्ट वाला केस आ गया कि मैं तुमसे क्या रहूंगा, अलग रहूंगा, तो उस केस में उस प्रॉपर्टी से आने वाले जो भी इनकम है वो हस्बैंड की नहीं, वो किसकी मानी जाएगी, वाइफ की। नॉर्मल केस में अगर हस्बैंड ने कोई प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर दी है बिना पैसे लिए हुए, ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आएगा वो किसकी मानी जाएगी, हस्बैंड की मानी जाएगी। लेकिन अगर मान लो लिव अपार्ट वाला केस आ गया तो उस केस के अंदर जो इनकम मानी जाएगी वो वाइफ की मानी जाएगी, ना कि हस्बैंड की। इसके बाद एनी इनकम ऑफ द डॉटर इन लॉ फ्रॉम द एसेट ट्रांसफर टू हर बाय इंडिविजुअल आफ्टर
31 मई 1973 विदाउट एडिक्वेट कंसीडरेशन इज इंक्लूड द टोटल इनकम ऑफ द ट्रांसफरर। तो अगर मान लो कोई भी पर्सन ने जो है वो अपने बेटे की बहू के नाम पे जो है वो कोई भी क्या कर दी, एसेट ट्रांसफर कर दी, और उस एसेट से जो है वो क्या बिना पैसे के, ठीक है ना, मतलब अपने बहू के नाम पे जो है वो ट्रांसफर कर दिया, मतलब कोई एसेट उसके नाम पे कर दी, और उससे अगर कोई भी जो है वो इनकम माने तो वो इनकम जो है वो ससुर की मानी जाएगी, ना कि बहू की। उसके बाद एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम द एसेट ट्रांसफर बाय द इंडिविजुअल और टू एनी पर्सन और एसोसिएशन विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज और हर स्पाउस। अगर मान लो किसी पर्सन ने जो है वो अपनी वाइफ के नाम पे जो है वो, देखो अगर कोई पर्सन अपनी वाइफ के नाम पे जो है कोई प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देगा तो उस प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम तो किसकी मानी जाएगी, हस्बैंड की मानी जाएगी। अब हस्बैंड ने ये सोचा कि मैं एक काम करता हूं, किसी कंपनी के को जो है मैं मेरी एसेट को ट्रांसफर करता हूं और उससे पैसे नहीं लूंगा, और उसको ये बोल दूंगा कि इस कंपनी को बोल दूंगा कि इस एसेट से जो भी इनकम आएगी वो आप मेरी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर देना। तो ये भी क्या होगा, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जो है बेनिफिट तो किसको मिल रहा है, वाइफ को मिल रहा है। तो ऐसे केस के अंदर जो है वो जो इनकम होगी, मतलब अगर हस्बैंड ने अपनी कोई प्रॉपर्टी किसी थर्ड पार्टी के नाम पे क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दी, और ये बोल दिया कि वहां से आने वाली इनकम जो है वो वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर देना, तो वो इनकम जो है वो वाइफ के हैंड में टैक्सेबल ना होगी, वो हस्बैंड के हैंड में टैक्सेबल होगी। और अगर यही सेम काम जो अपनी बहू के लिए किया गया तो उस केस के अंदर भी जो है वो क्या होगा कि वो इनकम जो है वो बहू के नाम पे टैक्सेबल ना होगी, वो उसके ससुर के नाम पे टैक्सेबल होगी। इसके बाद अगर मान लो कोई भी मेंबर है, एचयूएफ का कोई मेंबर था और उसने अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को जो है वो एचयूएफ के नाम पे जो वो क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। एक मेंबर ने अपने सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को एचयूएफ के नाम पे जो वो क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो उस प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम जो है वो हाउस प्रॉपर्टी की नहीं मानी जाएगी, उसकी एचयूएफ की नहीं मानी जाएगी। उस प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम जो है वो मेंबर के हैंड में जो है वो टैक्सेबल होगी, ठीक है। एंड लास्ट, अगर कोई इंडिविजुअल जो है वो ट्रांसफर करता है कोई भी एसेट किसके नाम पे, अपने स्पाउस अपनी वाइफ के नाम पे या फिर बेसिकली सन वाइफ के नाम पे, ठीक है, और उस एसेट को जो है वो कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाता है, मतलब हस्बैंड ने अपने कोई एसेट जो है वो वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर दी और वाइफ ने उस पैसे को या उस एसेट को जो कहीं पे क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, तो वहां से जो इन्वेस्टमेंट की जो इनकम आएगी वो इनकम भी जो है वो हस्बैंड की इनकम के अंदर क्लब होगी, ना कि वाइफ की इनकम के अंदर। अब माइनर चाइल्ड की जो भी इनकम होती है तो वो जो है वो पेरेंट्स की इनकम के अंदर जो है वो क्या होती है, इंक्लूड होती है। लेकिन खास बात यहां पे जो है ये है कि जिस भी मतलब अगर मैरिज चल रही है पेरेंट्स की, हस्बैंड वाइफ दोनों साथ रहते हैं, तो जिसकी इनकम जो है वो ज्यादा है, ठीक है, मान लो हस्बैंड की इनकम ज्यादा है तो हस्बैंड की इनकम के अंदर जो है वो चाइल्ड की इनकम जो है वो क्या होगी, क्लब होगी, और 1500 रुपए की जो है वो फ्लैट उसके ऊपर क्या मिलती है, रिडक्शन मिलती है, मतलब 1500 रुपए तक की जो है उसके ऊपर क्या मिलती है, रिडक्शन मिलती है, ठीक है। मतलब वो इनकम अगर मान लो 1300 की है तो 1300 की रिडक्शन, वो इनकम अगर 1700 की है पूरे साल में, ठीक है, बच्चे की इनकम 1700 की है तो 1500 की क्या मिल जाएगी, रिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन अगर मैरिज सब्सिस्ट नहीं करती तो फिर जिसके पास बच्चे की कस्टडी है उस पेरेंट की इनकम के अंदर जो है वो बच्चे की इनकम को क्या कर दिया जाएगा, क्लब कर दिया जाएगा, और उसको 1500 रुपए या इनकम विच एवर इज लेस की जो है वो क्या मिल जाएगी, सब्सिडी, ठीक है जी। फिर है डीम्ड ओनरशिप। डीम्ड ओनरशिप किसको बोलेंगे, अगर मान लो किसी पर्सन ने जो है अपनी वाइफ के नाम पे जो वो क्या कर दिया, ट्रांसफर किया, मतलब स्पाउस के नाम पे, वाइफ ने हस्बैंड के नाम पे, हस्बैंड ने वाइफ के नाम पे, ठीक है, क्या कर दिया, ट्रांसफर। देखो, इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी बाय एन इंडिविजुअल टू हिज और हर स्पाउस अदरवाइज देन फॉर द एडिक्वेट कंसीडरेशन, बिना किसी कंसीडरेशन के, तो ट्रांसफरर जो है उसी को डीम्ड ओनर माना जाएगा। तो अगर हस्बैंड ने जो है वो अपनी वाइफ से पैसे लिए बिना जो है उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी जो क्या कर दी, ट्रांसफर कर दी, तो ये माना जाएगा कि उसका जो डीम्ड ओनर है वो कौन है, हस्बैंड ही है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो उनके बीच में वो केस हुआ, एग्रीमेंट हुआ लिव अपार्ट वाला, हस्बैंड ने बिना पैसे के कोई प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर करी और उससे ये प्रॉमिस किया कि अब तुम मुझसे जो वो क्या रहोगे, अलग रहोगे, लिव अपार्ट का केस हो गया, तो उस केस के अंदर जो है वो हस्बैंड को डीम्ड ओनर नहीं माना जाएगा। अब माइनर चाइल्ड के केस में, इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी बाय एन इंडिविजुअल और हिज और हर माइनर चाइल्ड, अगर किसी इंडिविजुअल ने अपने माइनर चाइल्ड के नाम पे जो है वो कोई भी प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया बिना पैसे लिए, तो यहां पे जो पेरेंट है वही जो है वो क्या माने जाएंगे, डीम्ड ओनर माने जाएंगे। लेकिन खास बात यह है, इन केस ऑफ ट्रांसफर, अगर मान लो किसी मतलब फादर ने जो है वो अपनी माइनर मैरिड डॉटर के नाम पे, ध्यान देना, अगर किसी फादर ने अपनी माइनर मैरिड डॉटर के नाम पे जो है वो क्या कर दिया, कोई हाउस प्रॉपर्टी जो है वो उसके नाम पे कर दी, तो फिर यहां पे जो फादर है उसको डीम्ड ओनर नहीं माना जाएगा, ठीक है जी। अब कुछ खास बात क्या, वेयर कैश इज ट्रांसफर टू द स्पाउस, अगर मान लो कोई कैश जो है वो ट्रांसफर किया जाता है स्पाउस, माइनर चाइल्ड या ट्रांसफरी के नाम पे, विच एक्वायर प्रॉपर्टी आउट ऑफ, और उस प्रॉपर्टी से जो है वो वाइफ जो है वो क्या करती है, कोई प्रॉपर्टी उससे कैश से जो है वाइफ उस कुछ प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेती है, तो यहां पे ट्रांसफर जो है उसको डीम्ड ओनर नहीं माना जाएगा। लेकिन क्लबिंग का प्रोविजन, लेकिन क्लबिंग का प्रोविजन जो है वो उसके ऊपर क्या होगा, अप्लाई होगा। जैसे हस्बैंड ने अपनी वाइफ को 50 लाख रुपए दे दिए, वाइफ ने उस 50 लाख रुपए से जो है कोई प्रॉपर्टी को परचेज कर लिया, तो यहां पे उस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक जो है वो वाइफ के नाम पे रहेगा, हस्बैंड के नाम पे नहीं रहेगा। लेकिन अगर उस प्रॉपर्टी से कोई इनकम आती है तो वहां पे क्लबिंग का प्रोविजन लगेगा। वो जो इनकम है, मान लो उस प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी से अगर कोई रेंट आ रहा है तो वो रेंट जो है वो हस्बैंड की इनकम में टैक्सेबल किया जाएगा। ठीक है जी। इट इज टू बी नोटेड दैट इन केस ऑफ डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ द एसेट टू द स्पाउस ऑफ सन वाइफ, तो रिलेशनशिप जो है स्पाउस का और सन वाइफ का वो क्या एग्जिस्ट होना चाहिए। ठीक है जी। अगर लीव अपार्ट वाला केस है तो वहां पे क्लबिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है जी। अगर ओरिजिनल एसेट को जो है वो क्या करते हैं कन्वर्ट कर दिया किसी अदर फॉर्म में, तो उस कन्वर्टेड एसेट से कोई भी इनकम आएगी तो वो भी जो है वो मतलब जिसने ट्रांसफर किया है ट्रांसफरर की इनकम के अंदर उसको क्लब किया जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद कुछ पर्टिकुलर केस थे। एक तो ये था इनकम अराइजिंग टू द स्पाउस फॉर ए कंसर्न, जहां पे इंडिविजुअल का जो है वो क्या सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो उस केस में क्या होगा, तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब पहले तो क्या होता है, अगर मान लो कंपनी का केस है तो अगर मान लो किसी पर्सन के पास किसी कंपनी के अंदर जो है वो 20% या उससे ज्यादा का जो है वो क्या है वोटिंग पावर है, अगर ग्रेटर देन 20% का जो है वो क्या है वोटिंग पावर है, तो हम बोल देंगे कि आपका उस कंपनी में क्या सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। और अगर आपने अपने सब्सटेंशियल इंटरेस्ट के बेस पर अपनी वाइफ को जो है वहां पे क्या कर दिया जॉब पे लगवा दिया, तो वाइफ जो भी इनकम अगर कमाएगी तो वो सब जो है वो हस्बैंड की इनकम में क्लब किया जाएगा। लेकिन खास बात ये एक्सेप्शन जो है वो क्या है, अगर इनकम जो है वो एट्रीब्यूट होती है टू द स्पाउस फॉर हिज टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, अगर वाइफ ने जो इनकम कमाई है वो अपने क्वालिफिकेशन के बेस पर टेक्निकल या फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या नॉलेज के बेस पर अगर उसने जो है वो क्या करी है पैसे कमाए हैं, तो वहां पे जो है वो क्लबिंग का प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है जी। अब बात आते हैं इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। तो माइनर चाइल्ड की अगर बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, माइनर चाइल्ड की जो भी इनकम है, ठीक है, इंक्लूडिंग द माइनर मैरिड डॉटर, वो किसके पेरेंट की इनकम के अंदर क्या होगा क्लब होगा। ठीक है। अगर एचएफ की प्रॉपर्टी को जो है वो कन्वर्ट किया जाता है, अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो गया अगर कोई इंडिविजुअल जो है वो कन्वर्ट करता है अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को किसमें एचएफ की प्रॉपर्टी में, तो फिर उस केस के अंदर जो है वो क्या होगा, अब वो प्रॉपर्टी किसकी बनेगी एचएफ की। अब वहां से अगर कोई भी इनकम आएगी, ठीक है, तो उसमें जितना हिस्सा हस्बैंड वाइफ का होगा वो सब जो है वो क्या होगा हस्बैंड के हैंड में जो टैक्सेबल किया जाएगा। ठीक है। फिर लायबिलिटी ऑफ ए पर्सन ऑफ इनकम इंक्लूड इन द अनदर पर्सन। अब यहां पे जो वो क्या है केस, इसको यहां से समझो एक बार। इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड की अगर बात करते हैं तो बोलता है इफ एक माइनर मैरिड डॉटर, एक मतलब लड़की जो है वो कैसी है माइनर है और वो लेकिन क्या मैरिड है, ठीक है, उसको अगर कोई भी इनकम मिल रही है आउट ऑफ द एसेट ट्रांसफर टू हर विदाउट कंसेशन बाय हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड ने अगर मान लो कोई माइनर मैरिड डॉटर थी, उसके हस्बैंड ने जो है अपनी कोई प्रॉपर्टी जो अपनी वाइफ के नाम पे क्या कर दी ट्रांसफर कर दी, और वाइफ क्या माइनर मैरिड है, तो उस वाइफ की जो भी इनकम हो रही है वो अब उसके पेरेंट की इनकम में क्लब नहीं होगी बल्कि हस्बैंड की इनकम के अंदर क्लब की जाएगी। तो क्या बोलते हैं, इफ ए माइनर मैरिड डॉटर इज अ रिसिपिएंट ऑफ इनकम आउट ऑफ द एसेट ट्रांसफर, उसको एसेट जो ट्रांसफर करिए किसने करी है विदाउट कंसेशन करिए बाय हर हस्बैंड ने, तो वहां पे जो वो क्या बोलता है सच इनकम शैल नॉट बी एडेड टू द इनकम ऑफ द पेरेंट, तो वो इनकम जो है वो पेरेंट्स की इनकम के अंदर ऐड नहीं की जाएगी, बट शैल बी क्लब विद हर हस्बैंड इनकम, बल्कि उसको हस्बैंड की इनकम के अंदर क्लब किया जाएगा। आगे वेट द मैरिज ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड सब्सिस्ट, अगर मैरिज जो है वो क्या है मतलब मैरिज जो है पेरेंट्स की जो है वो सब्सिस्ट करती है, तो इनकम जो होगी माइनर चाइल्ड की वो किस पेरेंट की इनकम में क्लब होगी जिसकी इनकम जो है वो क्या है ज्यादा है, और अगर मैरिज सब्सिस्ट नहीं करती तो जो पेरेंट जो है वो माइनर चाइल्ड को जो है वो क्या कर रहे हैं संभाल रहा है उसकी इनकम के अंदर उसको क्लब कर दिया जाएगा। ठीक है। और अगर पेरेंट्स जो है वो जिंदा नहीं है तो फिर गार्जियन की इनकम के अंदर उसको क्लब नहीं, गार्जियन जो है वो उस माइनर की रिटर्न फाइल करेगा लेकिन गार्जियन की इनकम में जो है वो उस बच्चे की इनकम को क्लब नहीं किया जाएगा। अब यहां पे कुछ एक्सेप्शन है, वो क्या कि अगर कोई बच्चा जो मैनुअल वर्क से खुद के दम पे जो है वो कुछ कमाता है तो वहां पे क्लबिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे, उसकी अलग से जो रिटर्न जाएगी। और अगर मान लो कोई बच्चा है जो क्या है डिसेबल है, जो सेक्शन 80U में आता है, तो उसकी भी इनकम जो है अगर वो डिसेबल बच्चा अगर कोई पैसे कमा रहा है तो उसकी इनकम भी जो है वो पेरेंट्स की इनकम में क्लब नहीं की जाएगी, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद है जी अगला टॉपिक है एग्जम्पशन का। एक तो हमने पढ़ी डिडक्शन, चैप्टर 6A की हमने डिडक्शन पढ़ी थी जिसमें हमने सेक्शन 80C से लेकर के 80U तक की डिडक्शन हमने पढ़ ली। एक तो थे डिडक्शन के अंदर पहले इनकम जो है मतलब पहले क्या होता है जो अमाउंट होता है वो ग्रोस टोटल इनकम के अंदर इंक्लूड किया जाता है और बाद में उसमें से जो है वो क्या मिलती है डिडक्शन मिलती है। ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एग्जम्पशन में और डिडक्शन में फर्क क्या है, डिडक्शन के केस में जिस इनकम के रिस्पेक्ट में डिडक्शन मिल रही है उस इनकम को पहले हम लोग जो है वो क्या करते हैं, हम पहले ग्रोस टोटल इनकम में उसको इंक्लूड करते हैं और बाद में उसको जो है वो क्या करते हैं डिडक्शन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन एग्जम्पशन के अंदर ऐसा नहीं होता है। एग्जम्पशन में वो जो इनकम है वो जीटीआई के अंदर इंक्लूड ही नहीं होगी, इंक्लूड ही नहीं होगी। ध्यान देना दोबारा से मैं क्या बोल रहा हूं, डिडक्शन के अंदर जो भी इनकम होती है, जिस भी इनकम की आपने डिडक्शन प्रोवाइड करनी है, तो डिडक्शन के केस में उस इनकम को एक बार ग्रोस टोटल इनकम में इंक्लूड करते हैं और बाद में डिडक्शन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन एग्जम्पशन के केस में क्या होता है, जिस भी इनकम के रिस्पेक्ट में आपने एग्जम्पशन देनी है उसको ग्रोस टोटल इनकम में इंक्लूड ही नहीं करते। ठीक है ना।
अब कुछ केसेस है। सबसे पहले एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 10(1) के अंदर जो है एग्रीकल्चर इनकम क्या है, एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा है और साथ में आपके नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो है वो मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो एक बार उसको ऐड करके जो हमने चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर इनकम पढ़ा था उस तरीके से टैक्स कंप्यूट किया जाएगा। फिर अगर एचएफ से कोई भी अगर आपको क्या मिलता है, शेयर मिलता है, तो वो क्या है, एग्जेम्प्ट है, क्योंकि उसके ऊपर एचएफ ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका है। अगर फर्म से अगर कोई भी क्या मिलता है, आपको शेयर मिलता है, तो उस वो भी जो है वो क्या है, आपका एग्जेम्प्ट है, क्योंकि फर्म ऑलरेडी उसके ऊपर टैक्स का पेमेंट कर चुकी है। अगर भोपाल गैस लीक डिजास्टर एक्ट के अंडर अगर आपको कोई पेमेंट मिलती है, वो भी क्या है, एग्जेम्प्ट है। डिजास्टर से अगर कोई कंपनसेशन मिला, एग्जेम्प्ट है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मनी अगर मिला, एग्जेम्प्ट है। पेमेंट मिला सुकन्या समृद्धि अकाउंट से, एग्जेम्प्ट है। नेशनल पेमेंट सिस्टम ट्रस्ट से अगर कोई पैसा मिलता है, एग्जेम्प्ट है। पार्शियल विड्रॉल के एनपीएस से एग्जेम्प्ट है। एजुकेशन स्कॉलरशिप जैसे जेआरएफ हो जाएगा आपका, तो जेआरएफ का जो आपको पैसा जो मिलेगा, ग्रांट जो मिलेगा, वो भी क्या है, एग्जेम्प्ट है। अगर मान लो कोई भी डेली अलाउंस मिलता है एमपी एमएलए को, तो वो भी क्या है, एग्जेम्प्ट है। ठीक है। अवार्ड मेड बाय द गवर्नमेंट टू द पब्लिक इंटरेस्ट, अगर गवर्नमेंट जो पब्लिक इंटरेस्ट में कोई भी जो है वो पैसा प्रोवाइड करवाती है, एग्जेम्प्ट है। गैलेंट्री अवार्डी को अगर कोई पेंशन मिलती है, एग्जेम्प्ट है। अगर कोई भी फैमिली पेंशन मिलती है किसको, विडो और द हायर ऑफ द मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस को, तो वो भी क्या है, एग्जेम्प्ट है। ठीक है जी। फिर एनुअल वैल्यू ऑफ वन प्लेस ऑफ द रूलर, ये भी क्या है, एग्जेम्प्ट है। शेड्यूल्ड ट्राइब की अगर कोई इनकम है, वो भी क्या है, एग्जेम्प्ट है। सिक्किम इसकी इनकम क्या है, एग्जेम्प्ट है। इनकम ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, वो क्या है, एग्जेम्प्ट है। कोई सब्सिडी मिलती है फ्रॉम द बोर्ड फॉर रीप्लांटेशन और रिप्लेसमेंट ऑफ द टी बुशेस और द रीजुविनेशन ऑफ द एरिया अंडर द टी कल्टीवेशन, एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है। सब्सिडी अगर रिसीव होती है प्लांटर को फॉर रीप्लांटेशन और रिप्लेसमेंट ऑफ द रबर, कॉफी, कार्डमम, ये भी क्या है, एग्जेम्प्ट है। इसकी कुछ कंडीशन है, वो मैंने एग्रीकल्चर में बता दिया था। फिर माइनर चाइल्ड की इनकम जो है आप उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है। हस्बैंड पेरेंट्स की इनकम इंक्लूड करेंगे और 1500 की क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी, एग्जम्पशन मिल जाएगी वहां पे आपको। ठीक है। इसके बाद में जो है वो क्या है, इनकम ऑफ शेयर होल्डर ऑन द अकाउंट ऑफ बायबैक ऑफ शेयर, एग्जेम्प्ट है। इनकम फ्रॉम यूनिट स्पेसिफाइड यूनिट से अगर कोई इनकम हो रही है, वो क्या है, एग्जेम्प्ट है। इसके बाद ये कुछ टैक्स इंसेंटिव अगर मिल गया, एग्जेम्प्ट है। कोई भी एलटीसीजी फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ शेयर और यूनिट ऑफ द इक्विटी ओरिएंटेड फंड ऑफ द यूनिट ऑफ बिजनेस, ये भी क्या है, एग्जेम्प्ट है। इनकम अगर कोई मिली इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट से, एग्जेम्प्ट है। इनकम ऑफ द सब्सिडरी कंपनी, अगर कोई ग्रांट मिलता है इंडियन होल्डिंग कंपनी से, वो भी क्या है, एग्जेम्प्ट है। कोई भी स्पेसिफाइड इनकम ऑफ द बॉडी अथॉरिटी, एग्जेम्प्ट है। कोई भी लोन रिसीव अंडर द रिजर्व मॉर्गेज, एग्जेम्प्ट है। अलाउंसेस अगर मिलते हैं किसको, यूपीएससी के चेयरमैन को, वो क्या है, एग्जेम्प्ट है। या कोई भी नए न्यू आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ऐसी तरीके से कोई नई यूनिट को एस्टेब्लिश किया है, तो वहां से भी जो इनकम आ रही है, वो भी क्या है, एग्जेम्प्ट है। तो ये कुछ केसेस है एग्जेम्पशन के, ये देख लेना एक बार। मेनली तो ये आते हैं 10(1), 10(2) और एक ही आपका 10(2)(a). तो 10(1) तो एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है। 10(2) में आएगा एचयूएफ से अगर मान लो कोई शेयर मिलता है आपको, मेंबर को अगर कोई शेयर मिलता है, एग्जेम्प्ट है। और अगर कोई पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से अगर कोई भी क्या प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिलती है, तो वो भी क्या है, एग्जेम्प्ट है। देख लेना इसको। ओके जी सर। अब आएगा नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर का नाम है DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ये क्या कहानी है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट की। अगर मान लो अपने इंडिया का कोई रेसिडेंट, अगर इंडिया का कोई रेसिडेंट वो इंडियन इनकम कमा रहा है, तो देखो आपको मालूम है रेसिडेंट है और मान लो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। अपना कोई रेसिडेंट है और वो कैसा रेसिडेंट है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो अगर किसी ऑर्डिनरी रेसिडेंट ने जो है वो इंडिया के अंदर जो है वो क्या कमाया, पैसा कमाया, कोई भी इनकम कमाई, वो इनकम इंडियन इनकम भी हो सकती है, फॉरेन इनकम भी। तो आपको मालूम है ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए जो है वो दोनों तरह की इनकम जो है वो क्या है, टैक्सेबल है। दोनों तरह की इनकम जो है वो क्या है, टैक्सेबल है। लेकिन ये बेचारा मिस्टर ए, मान लो एक पर्सन है मिस्टर ए, जिसने जो है वो क्या करा, कुछ पैसा कमाया था। ठीक है। फॉरेन इनकम भी कमाया था। अब इस मिस्टर ए ने जो है वो यूएसए में कोई पैसा जो है वो क्या कर लिया था, अर्न किया था, मान लो हाउस प्रॉपर्टी के नाम का, उसकी वहां पे कोई हाउस प्रॉपर्टी थी और वहां से इसको जो है वो रेंट रिसीव जो है वो होता था। ठीक है। अब इस रेंट के ऊपर जो है यूएस की गवर्नमेंट बोली, क्योंकि ये कमाई जो है वो कहां हुई है, यूएसए की धरती पे हुई है, तो हम आपसे जो है वो क्या लेंगे, टैक्स लेंगे। किस नाम का, सोर्स रूल के नाम का। किस नाम का, सोर्स रूल, क्योंकि आपका सोर्स जो है वो कहां पे, यूएस में। और इंडियन गवर्नमेंट बोली कि देखो भाई तुम कहां के हो, इंडिया के निवासी हो, तो तुमको जो है वो इंडिया में भी इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। किस नाम का, रेसिडेंट रूल के बेस पर। किस नाम का, रेसिडेंट रूल। तो इसका मतलब क्या, एक सिंगल इनकम, इनकम एक है, दो है, एक है, सिंगल इनकम जो है वो 2 बार टैक्स्ड हुई या नहीं हुई, मुझे ये बता दो। हो गई सर। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, डबल टैक्सेशन। तो डबल टैक्सेशन बेसिकली जो है वो क्या होता है, अगर एक सिंगल इनकम पे जो है वो एक से ज्यादा बार जो है वो क्या लग जाए, टैक्स लग जाए, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डबल टैक्सेशन। और डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए कंट्री आपस में जो है वो एक एग्रीमेंट करती है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। क्या बोलेंगे, DTAA, दैट इज अ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो डबल टैक्सेशन का पहली बात, तो डबल टैक्सेशन का मतलब क्या है, तो डबल टैक्सेशन का मतलब होता है टैक्सिंग द, ध्यान देना, डबल टैक्सेशन मतलब क्या है, टैक्स लगाना सेम इनकम ट्वाइस इन द हैंड ऑफ द
एसएससी। एसएससी के हैंड में जो है वो एक ही इनकम को दो बार जो है वो आप क्या कर दो, अगर टैक्स एक ही इनकम पे अगर दो बार जो है वो क्या किया जाए, अगर टैक्स लगा दिया जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डबल टैक्सेशन। अब इंडिया जो है वो टैक्स लगाएगा किस बेस पर, रेसिडेंस रूल के बेस पर, और वही इनकम जो है वो जिस भी कंट्री में वो इनकम कमाएगा, मतलब फॉरेन इनकम मान लो यूएस में कमाएगा तो यूएस से उस इनकम के ऊपर टैक्स लगाएगा किस नाम का, सोर्स कंट्री, सोर्स रूल के नाम का। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक ही इनकम पे दो बार टैक्स लग गया। तो इस केस के अंदर जो है इस डबल टैक्सेशन से एसएससी को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए कंट्री आपस में जो है वो एक एग्रीमेंट करती है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ठीक है, तो जैसे अगर मान लो कोई ये पर्सन था, इसकी जो है वो हाउस प्रॉपर्टी है कहां पे, यूएस के अंदर। ठीक है, अब वो हाउस प्रॉपर्टी से जो भी रेंट आ रहा है वो रेंट जो है वो दोनों जगह पे टैक्सेबल है। यूएस में टैक्सेबल है क्योंकि वो रेंट कमाया कहां पे, यूएस में, और इंडिया में टैक्सेबल है क्योंकि वो पर्सन जो है वो कहां का है, इंडिया का है। तो इंडिया जो है वो टैक्स लगेगा किस बेसिस पे, रेसिडेंस बेसिस पे, और वही इनकम के ऊपर जो है वो यूएस से टैक्स लगेगा किस बेसिस पे, सोर्स बेसिस पे। अब उस बेचारे को तो एक से ज्यादा बार का टैक्स का पेमेंट करना पड़ा, नहीं करना पड़ा, करना पड़ा। तो इस केस से उसको बचाने के लिए, इस हार्डशिप जो थी, इस हार्डशिप से एसएससी को क्या करने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए कंट्री जो है वो एक साथ आई और उन्होंने एक ट्रीटी किया। ट्रीटी मतलब दोस्ती, संधि किया, और संधि के अंदर उन्होंने जो है वो क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया कि अब अगर आपके बंदे हमारे यहां पे आके कुछ पैसा कमाए, हमारे बंदे आपके वहां पे जाके पैसा कमाएंगे, तो उनको जो है वो दो अलग अलग जगह पे टैक्स का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह पे टैक्स का पेमेंट करो और बात खत्म हो जाएगी। आइए हम मिलकर के एक एग्रीमेंट करते हैं, उस एग्रीमेंट को बोलते हैं DTAA, दैट मींस डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ठीक है जी। अब DTAA जो है वो क्या है, इस DTAA को लाए थे क्या करने के लिए, अवॉइड करने के लिए डबल टैक्सेशन को। जो डबल टैक्सेशन जो था, मतलब एक इनकम के ऊपर दो बार टैक्स लग रहा था, इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोग जो है वो DTAA को लेके आए थे। ठीक है, कैसे करेंगे, अब जो रिलीफ आपको प्रोवाइड करेंगे दो तरीके से, या तो एग्जेम्प्टी कर देंगे, मतलब जो सोर्स जहां पे, जैसे यूएस के अंदर आपने जो इनकम कमाई है, ठीक है, तो या तो यूएस में उसके ऊपर टैक्स लगेगा ही नहीं, और या फिर हम क्या करेंगे, आप यूएस में टैक्स पे करो, फिर इंडिया में जब आप आओगे तो आपके टोटल टैक्स में जो है हम क्या करेंगे, जितना टैक्स आप यूएस के अंदर पे कराए उसमें क्या दे देंगे, आपको एग्जेम्पशन दे देंगे। तो इसको बोलते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो दो तरीके हैं, मतलब डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका जो है वो क्या है, ईदर बाय एग्जेम्प्टिंग द इनकम इन द सोर्स स्टेट, या तो हम क्या कर देंगे, पूरी तरह से जो है वो इनकम को एग्जेम्प्ट कर देंगे, और दूसरा जो है प्रोवाइडिंग क्रेडिट, हम लोग जो है वो क्या करेंगे, जो भी टैक्स हम पे कराए थे कहां पे, फॉरेन कंट्री में, उसका आपको क्या मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट को क्यों लेके आए, उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या, तो हमने पढ़ा था ग्रांटिंग रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए, दूसरा डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए, तीसरा इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए, चौथा प्रिवेंशन ऑफ द इरोजन ऑफ द टैक्स, जो टैक्स की चोरी है उसको बचाने के लिए, एंड रिकवरी ऑफ द इनकम टैक्स। ठीक है जी। अब ट्रीटी जो है वो दो तरीके से है। अब ट्रीटी को डील करता है सेक्शन 90। सेक्शन 90 जो है वो क्या बोलता है, देखो आपको किस रेट से टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, जो रेट आपके लिए जो वो क्या हो, बेनिफिशियल, जो एसएससी के लिए क्या है, बेनिफिशियल है, उस रेट से आप टैक्स का पेमेंट करेंगे। ठीक है जी। इसके बाद मेथड जो है वो कैसे, क्रेडिट को क्लेम करने के लिए तो सबसे पहले चेक करो कि क्या डीटीए है या नहीं है। अगर डीटीए नहीं है तो उसको तो डील करेगा सेक्शन 91, जिसके अंदर आपको मिलेगी यूनिलेटरल रिलीफ, और अगर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है तो उसको डील करेगा सेक्शन 90 और 90A। अब ये जो है वो क्या, इसमें दो मेथड है, एक है आपका एग्जम्पशन मेथड और एक है कौन सा, क्रेडिट मेथड। अब एग्जम्पशन मेथड जो है वो क्या बोलता है, या तो फुली क्या कर देंगे, एग्जाम कर देंगे, तो इनकम को टैक्सेबल करेंगे इन द सोर्स स्टेट में, और रेजिडेंट स्टेट पूरी तरह से उसको क्या कर देगी, एग्जाम कर देगी। प्रोग्रेसिव मेथड के अंदर क्या है, इनकम विल बी टैक्सेबल इन द सोर्स स्टेट, मतलब यूएस में उस इनकम पे टैक्स लगेगा, और जो अपना इंडिया है वो एग्जाम कर देगा, बट विल इंक्लूडेड फॉर द रेट पर्पस, लेकिन एक बार रेट पर्पस के लिए उसको क्या करेगा, टोटल इनकम के अंदर इंक्लूड करेगा। और दूसरा तरीका है क्रेडिट मेथड। इसके अंदर हम क्या करेंगे, रेसिडेंट कंट्री जो है वो क्या बोलेगी कि जितना पैसा आप जो है वो पे कराए हो कहां पे, सोर्स स्टेट में, मतलब यूएस में पे कराए, तो उतने की आपको क्या दे देंगे, एग्जेम्पशन दे देंगे। ठीक है। अब बात आती है DTAA क्यों लेके आए, पर्पस क्या है। सो सेक्शन 90 जो है वो क्या बोलता है कि अगर दो कंट्री का आपस में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है तो उसको डील करेगा सेक्शन 90। ठीक है, तो बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अगर वो चाहे तो वो एंटर कर सकती है DTAA एग्रीमेंट में विद किसके साथ में, गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया और स्पेसिफिक टेरिटरी आउटसाइड इंडिया फॉर द अवॉइडेंस ऑफ द डबल टैक्सेशन। क्यों है, पर्पस क्या है, तो सबसे पहले फॉर ग्रांटिंग द रिलीफ, ठीक है, रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए, दूसरा फॉर द अवॉइडेंस ऑफ द डबल टैक्सेशन, एंड फॉर एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन, फॉर रिकवरी ऑफ द इनकम टैक्स। तो ये चार बेसिकली पर्पस है। इन चार पर्पस को सोल्व करने के लिए बेसिकली एक कंट्री की गवर्नमेंट जो दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट के साथ में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में एंटर हो सकती है। आगे अब बात आती है हाउ टू गेट बेनिफिट ऑफ सेक्शन। तो टैक्स पेयर के पास में जो वो क्या होना चाहिए, टीआरसी। अगर टीआरसी है, इफ हैविंग द टीआरसी, तो आप जो है वो अप्लाई करेंगे सेक्शन 91 के अंदर रिलीफ लेने के लिए। एंड द टैक्स पेयर नॉट हैविंग द टीआरसी, तो आप जो है सेक्शन 90 की डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। तो टीआरसी जो है
आपके पास टैक्स रेजिडेंस सर्टिफिकेट तो आपके पास में होना चाहिए। ठीक है जी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों करा हमने DTAA? प्रोटेक्ट करने के लिए टैक्स पेयर को अगेंस्ट डबल टैक्सेशन की। हमारे जो बेचारे टैक्स पेयर्स हैं उनको एक इनकम पे दो बार टैक्स का पेमेंट ना करना पड़े, तो उनको एक रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया। क्यों किया गया DTAA? एनकरेज करने के लिए फ्री फ्लो ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल, ताकि कोई भी पर्सन ये ना सोचे कि यार मैं अगर बाहर जाऊंगा वहां पे पैसा कमाऊंगा तो इंडिया में मुझे उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, इसलिए वो जाएगा नहीं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड और जो इंटरनेशनल फ्लो है कैपिटल का, ठीक है, लेबर का, वो क्या वो बढ़े। तो उसके लिए जो है हमने क्या किया, DTAA करते हैं, एक ही जगह पे टैक्स पे करने की जरूरत पड़ेगी। एनकरेज करने के लिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रिवेंट रोकने के लिए डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द टैक्स पेयर एंड प्रोवाइड करने के लिए रीजनल एलिमेंट ऑफ द लीगल एंड द फिस्कल सर्टेनिटी टू द इन्वेस्टर एंड बिजनेसमैन। तो ये सब हमारे ऑब्जेक्टिव है, इनको पूरा करने के लिए एक कंट्री दूसरे नेशन के साथ मिलकर के DTAA करती है। ठीक है, ये बाकी पढ़ लेना, जो मैं तो मेन ऊपर से करवा रहा हूं, आपको मैंने सारा पढ़ा रखा है। इस पे शायद हमने 4 लेक्चर लगाए थे DTAA पे, तो आप इसको पूरा करके जाना, ठीक है ना। अच्छा, अब ये था कि डबल टैक्सेशन की रिलीफ की बात करते हैं तो 2 तरह की रिलीफ है, एक है यूनिलेटरल और एक है कौन सा, बाइलेटरल। यूनिलेटरल जो है वो बताया था क्या, बोलो सर। यूनिलेटरल जो एक तरफा प्यार, जिसके अंदर जो है हमारी गवर्नमेंट का दूसरे गवर्नमेंट के साथ में कोई भी DTAA नहीं है, तो उसको तो डील करेगा क्या, सेक्शन 91। और बाइलेटरल क्या है, दोनों तरफा प्यार, इसको जो है वो डील करेगा सेक्शन 90 और 90A। अगर अपने देश की गवर्नमेंट दूसरे देश की गवर्नमेंट के साथ में अगर क्या करते हैं, DTAA करते हैं, उसको डील करेगा सेक्शन 90। और अगर हमारे कंट्री कोई स्पेसिफाइड अथॉरिटी दूसरे नेशन की स्पेसिफाइड अथॉरिटी के साथ में जो है वो क्या करती है, डीलिंग करती है DTAA के ऊपर, तो उसको डील करेगा सेक्शन 90A। अब सेक्शन 91 जो वो किसके लिए, सेक्शन 91 जो वो बात करता है कि अगर हमारी गवर्नमेंट का दूसरे देश की गवर्नमेंट DTAA नहीं है, तो हमने यूएस के अंदर तो टैक्स पे करा है उस इनकम पे, जो भी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम थी, उस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम पे हमने यूएस के अंदर जो वो क्या कर दिया, टैक्स का पेमेंट कर दिया। अब बात आती है किसकी, इंडिया की। अब इंडिया में क्या करें, ठीक है। अब इंडियन गवर्नमेंट ये बोलेगी कि भाई हमको भी टैक्स पेमेंट करो, ठीक है। तो यूएस अगर मान लो एसएससी बोलेगा कि जी वो DTAA, तो इंडियन गवर्नमेंट बोले भाई देखो हमारा यूएस के साथ में जो है इस इनकम को लेकर के कोई भी DTAA नहीं है, तो आपको इंडिया में भी टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अब एसएससी बेचारा रोने लग गया, बोला जी देखो मैं तो एक बार एक इनकम में यहां भी टैक्स पे कराया, अब आप भी लोगे, मैं तो मारा गया, तो गवर्नमेंट आप प्लीज मुझे रिलीफ दे दो। तो गवर्नमेंट ने वहां पे सेक्शन 91 को जो है वो क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। और गवर्नमेंट ये बोलती है कि ठीक है, अगर किसी नेशन के साथ में हमारा DTAA नहीं है और आपने अगर फॉरेन नेशन में टैक्स पेमेंट कर दिया, तो हम आपको जो है वो क्या करेंगे, क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे, क्रेडिट। तो उसके लिए डबल टैक्सेशन रिलीफ हम आपको प्रोवाइड करेंगे अगर हमारा दूसरे नेशन के साथ DTAA नहीं है। उसके लिए 4 कंडीशन, सबसे पहला एसएससी क्या होना चाहिए, रेजिडेंट। दूसरा एसएससी की फॉरेन इनकम होनी चाहिए। तीसरा फॉरेन कंट्री के अंदर एसएससी ने टैक्स पेमेंट कर दिया और हमारा उस गवर्नमेंट के साथ कोई DTAA नहीं है। अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई है तो आपको सेक्शन 91 के अंदर जो है वो डिडक्शन मिल जाएगी। अब सेक्शन 91 में डिडक्शन मिलेगी, वो कैसे मिलेगी, सबसे पहले आप जो है नेट टोटल इनकम को कंप्यूट करो, इसमें इंडियन इनकम फॉरेन इनकम दोनों को जोड़ना, उसमें से फिर ग्रोस टैक्स निकाल लेना, फिर आप एवरेज रेट ऑफ टैक्स जो है वो क्या करना, कंप्यूट करना, फिर वो जो रेट आएगा, ठीक है, उस रेट के साथ में आप क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे, जो टैक्स जिस रेट से आप टैक्स पेमेंट फॉरेन कंट्री में करके आए हो, दोनों में जो रेट क्या होगा, कम होगा, उतने की आपको क्या मिल जाएगी, रिलीफ मिल जाएगी। ठीक है, तो टैक्सेबिलिटी ऑफ फॉरेन इनकम की बात करें, देखो इंडियन इनकम तो सबके लिए क्या है, टैक्सेबल है, लेकिन फॉरेन इनकम जो है वो क्या है, वो नॉन रेजिडेंट के लिए तो फुली क्या है, एग्जेम्प्ट है, नॉट टैक्सेबल मतलब फुली एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर बात करें रेजिडेंट के लिए तो वो क्या है, टैक्सेबल है। ठीक है, अब टैक्सेबल है तो यहां पे बात आएगी कि अगर टैक्सेबल है तो भाई दो चीजें आएंगी, या तो DTAA होगा या DTAA नहीं है। अगर DTAA है तो फिर क्या होगा, या तो इनकम टैक्स इंडिया में लगे या इंडिया के बाहर। अब वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है पी पे, प्लेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। तो अगर मान लो आपका पी परमानेंट प्लेस ऑफ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कहां पे, इन इंडिया में है, तो उसके ऊपर टैक्स आपको इंडिया के अंदर पे करना पड़ेगा। और अगर पी इंडिया में नहीं है तो टैक्स जो है वो इंडिया में आपका नहीं लगेगा। ठीक है, अगर पी इंडिया में है तो वो इनकम आपके लिए क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। अब टैक्स आपको जो पे करना पड़ेगा उस इनकम पे वो कितना, तो अब दो तरीके हैं, या तो DTAA वाला रेट या इनकम टैक्स रेट, विच एवर इज लेस। जो बेनिफिशियल है किसके लिए, एसएससी के लिए, उस रेट से आपको जो वो इंडिया के अंदर टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, यही आपका फाइनल टैक्स हो जाएगा। और अगर हमारा उस कंट्री की गवर्नमेंट के साथ में DTAA नहीं है तो उसको डील करेगा सेक्शन 91। सेक्शन 91 क्या बोलता है कि आप पहले जो है वो ग्रोस जो है वो टैक्स निकाल लो। ठीक है, एनटीए को कंप्यूट करो, जो नेट टैक्सेबल इनकम है उसको कंप्यूट कर लो, उसमें दोनों इनकम जोड़ लेना, इंडियन और फॉरेन इनकम, और उसके बेस पर क्या निकालना, ग्रोस टैक्स निकाल लेना। और फिर जो अमाउंट ऑफ टैक्स आएगा, ठीक है, और उसको जो है वो क्या करोगे, रिड्यूस करोगे दो तरीके से, या तो एवरेज टैक्स इन इंडिया जो बनता है, या टैक्स इन फॉरेन कंट्री विच एवर इज लेस, उनके बेस पर आप जो इसको क्या कर लोगे, आपको डिडक्शन मिल जाएगा और बाकी आपको जो है वो फाइनल टैक्स का पेमेंट करना
पड़ेगा। ठीक है, ये पी है। अगर फॉरेन कंपनी का इनमें से कोई भी प्लेस ऑफ मैनेजमेंट, कोई भी ब्रांच, कोई भी ऑफिस, कोई भी फैक्ट्री एक्सेट्रा, अगर इनसे कुछ भी अगर कहां पे इंडिया में, तो उस फॉरेन कंपनी को जो वो टैक्स पेमेंट कहां करना पड़ेगा, इंडिया में करना पड़ेगा, क्योंकि उसका पीई प्लेस ऑफ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कहां पे है, इंडिया में है। आगे आ जाओ। अगला जो चैप्टर है वो था अपना किसका, टीपी का, ट्रांसफर प्राइसिंग का। ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन जो है, पहली बात तो अपने इंडिया में जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसके अंदर चार्जिंग सेक्शन 92, मतलब उसमें एक सेक्शन नंबर 92 को जो है वो क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। और वो ये बोलता है कि अगर दो एसोसिएट एंटरप्राइज के अंदर कोई भी क्या हुई है, ट्रांजेक्शन हुई है, ध्यान से सुनना। सेक्शन 92 क्या बोलता है, सेक्शन 92 ये बोलता है कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है किसके बीच में, दो एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में, दो या दो से ज्यादा एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है तो वो ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग एएलपी पर होनी चाहिए। दोबारा सुने, अगर अपने इंडिया में कोई भी ट्रांजैक्शन की गई है किसके बीच में, दो एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में, तो वो जो ट्रांजैक्शन है वो एएलपी के ऊपर होनी चाहिए। और इसको डील करने के लिए है सेक्शन 92। कौन है, सेक्शन 92। तो टीपी के प्रोविजन आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे कब, इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर फुलफिल। पहली कंडीशन क्या है, द ट्रांजैक्शन शुड बी बिटवीन, ट्रांजैक्शन जो किसके बीच में होनी चाहिए, एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में। दूसरा, देयर शुड बी द इंटरनेशनल डीम्ड इंटरनेशनल और द स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन कैसी हो, वो होनी चाहिए आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो या स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन जो 20 लाख से ऊपर की होती है। और तीसरा जो है वो क्या, कि वो ट्रांजैक्शन जो है वो आपके आर्म लेंथ प्राइस पे नहीं है। अगर आर्म लेंथ प्राइस पे है वो ट्रांजैक्शन तो फिर वहां पे सेक्शन 92 एप्लीकेबल होगा ही नहीं। लेकिन अगर वो ट्रांजैक्शन जो है वो आर्म लेंथ प्राइस पे नहीं है तो फिर वहां पे जो है सेक्शन 92 आपका एप्लीकेबल होगा, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, ट्रांसफर प्राइसिंग। तो पहली बात तो ये है जो आपका ट्रांसफर प्राइसिंग है जिसका सेक्शन क्या है, सेक्शन 92। तो सेक्शन 92 एप्लीकेबल कब है, सेक्शन 92 एप्लीकेबल होगा तीन कंडीशन अगर पूरी होती है। पहली कंडीशन क्या है कि जो ट्रांजैक्शन है दो एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में हो। दूसरी कंडीशन क्या है, वो ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, या वो अगर वो डोमेस्टिक है तो वो स्पेसिफाइड नेचर की होनी चाहिए, जो 20 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन है वो आगे हम देख लेंगे। और तीसरी कंडीशन जो है वो क्या, कि वो जो ट्रांजैक्शन उन दो एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में हुई है वो ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ प्राइस, बोले तो नॉर्मल प्राइस के ऊपर नहीं है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो फिर यहां पे सेक्शन 92 आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है जी, अब ये देख लो एक बार, ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबिलिटी, क्या जो एंटरप्राइज है क्या वो एसोसिएटेड है या नहीं है। अगर नहीं है तो बात आगे बढ़ेगी, तो फिर मतलब अगर नहीं है तो फिर मतलब टीपी एप्लीकेबल नहीं होगा, और अगर वो है तो कहानी आगे बढ़ेगी। तो अब देखना पड़ेगा कि क्या उनके बीच में जो ट्रांजैक्शन है वो इंटरनेशनल है या नहीं है। अगर इंटरनेशनल नहीं है तो फिर क्या होगा, तो ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल नहीं होगा, और अगर है तो कहानी आगे बढ़ेगी। क्या ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ प्राइस पर है या नहीं है, अगर वो ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ प्राइस पर नहीं है तो उसके ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे, और अगर वो ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ प्राइस पे है तो उसके ऊपर जो है वो टीपी एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो कोई भी दो एसोसिएट, ध्यान से सुना, दो एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में कोई भी स्पेसिफाइड नेचर की डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन हुई है, ध्यान से सुनना, दो एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में कोई भी स्पेसिफिक नेचर की डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन हुई है, उस पे भी आपका टीपी के प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल हो जाएंगे, अगर वो ट्रांजैक्शन जो है आर्म लेंथ प्राइस पे नहीं है। तो ध्यान से सुनो, दोबारा से एक बार लास्ट टाइम मैं रिपीट करता हूं। अगर मान लीजिए दो केस बने, अगर एसोसिएट एंटरप्राइज है और उनके बीच में जो है वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हुई है और वो आर्म लेंथ प्राइस पे नहीं हुई है, तो टीपी एप्लीकेबल है। दो एसोसिएट एंटरप्राइज है, उनके बीच में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन है, लेकिन वो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन जो है वो स्पेसिफाइड नेचर की है और वो आर्म लेंथ प्राइस पे नहीं है, तो फिर वहां पे जो है वो टीपी के प्रोविजन आपके एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है जी, तो एप्लीकेशन और टीपी जो है वो देख लेना। अब नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द टीपी जो वो क्या बोलते हैं, अगर मान लो ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन लगा के अगर कभी भी ऐसा हो रहा है कि आपका ओवरऑल टैक्सेबल इनकम जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, या लॉस जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वहां पे टीपी के प्रोविजन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है जी, फिर सेक्शन 92A जो है वो क्या बोलता है कि एसोसिएट कोई भी ट्रांजैक्शन जो किसके बीच में होनी चाहिए, या तो एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में या फिर डीम टू बी एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में। ठीक है, अब एसोसिएट एंटरप्राइज कौन सी होती है, तो बोलता है कोई भी ऐसी एंटरप्राइज, कोई भी ऐसी यूनिट जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है किसमें, मैनेजमेंट में, कंट्रोल में या कैपिटल ऑफ द एंटरप्राइज में, तो हम उसको एसोसिएट एंटरप्राइज बोल देंगे। डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज कौन सी होती है, उसके लिए 12 सिचुएशन। सबसे पहला कैपिटल बेस, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो क्या करती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली
जो है वो दूसरी कंपनी के 26% या उससे ज्यादा का वोटिंग पावर को क्या करती है, होल्ड करती है, तो हम बोल देंगे दोनों कंपनी आपस में क्या है, एसोसिएट है। दूसरा, अगर एक पर्सन जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्ट तरीके से दो अलग अलग कंपनी में 26% या उससे ज्यादा की होल्डिंग करता है, तो वो दोनों अलग अलग कंपनी जो है वो एसोसिएट एंटरप्राइज मानी जाएगी। सब्सटेंशियल लेंडिंग, अगर कोई कंपनी जो है, ध्यान से सुनना, अगर कोई कंपनी जो है उसने जो है वो दूसरे पर्सन को जो है वो क्या किया, लैंडिंग करा, लोन दिया, और कितना लोन दिया, उसकी जितने भी बुक वैल्यू उसके 51% या उससे ज्यादा का, तो वो दूसरी कंपनी हमारी जो है वो एसोसिएट एंटरप्राइज मानी जाएगी। और माइनॉरिटी होल्डिंग, अगर मान लो कोई पर्सन है, कोई भी एंटरप्राइज है, उसने दूसरी किसी भी फॉर्म की एओपी या बीओआई उसके अंदर जो है 10% या उससे ज्यादा के जो वो शेयर्स क्या कर लिए, एक्वायर कर लिए, या 10% या उससे ज्यादा का उसको जो है वो उसमें कंट्रोलिंग इंटरेस्ट अगर मिल गया, तो उनको जो है वो क्या बोला जाएगा, एसोसिएट एंटरप्राइज बोला जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद अगर मान लो एक पर्सन ने जो है, एक कंपनी ने जो है वो दूसरे कंपनी को जो है वो क्या दिया, गारंटी दिया, टोटल जो उसकी बोरोइंग था उसके 10% की अगर जो है वो क्या देती, बैंक को उसके नाम पे गारंटी देती, तो उन दोनों का एसोसिएट एंटरप्राइज माना जाएगा। फिर इंटेंजिबल, अगर कोई कंपनी जो है वो उसका पूरा का पूरा काम जो है वो डिपेंड करता है किस पे, आईपीआर पे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर, और वो आईपीआर जो है वो किसी दूसरे एंटरप्राइज की है। मतलब अगर आप जो है वो अपना पूरा काम, जैसे मान लो कोई डोमिनोज की एक कंपनी है और डोमिनोज जो है वो पिज्जा बना रही है, और उसने पिज्जा बनाने वाला जो अपना फॉर्मूला था वो इंडिया की किसी कंपनी को दे रखा है, ठीक है, और वो इंडिया की मान लो कोई कंपनी, एग्जांपल मान लो रामचाट भंडार, ठीक है, उसको प्रोवाइड करवा दिया वो पिज्जा बनाने का जो उसका फॉर्मूला था। अब वो रामचाट भंडार जो पिज्जा बना रहा है वो किसके बेस पर बना रहा है, उस फॉर्मूला के बेस पर जो उसको किसने दे रखा है, डोमिनोज ने दे रखा है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कभी ऐसा है कि कोई भी एंटरप्राइज जो होली डिपेंड करती है किसके ऊपर, इंटेंजिबल एसेट पे, और वो इंटेंजिबल एसेट जो वो दूसरी कंपनी की है, तो वो दोनों कंपनी को एसोसिएट एंटरप्राइज है वो समझा जाएगा। फिर है सप्लाई डिपेंडेंस, अगर मान लीजिए आप किसी ऐसे गुड्स को प्रोड्यूस करें और जिसको बनाने की जो मटेरियल चाहिए वो दूसरी कंपनी आपको प्रोवाइड करवा रही है, और आप उसे 90% या उससे ज्यादा का मटेरियल जो है उस अकेली कंपनी से क्या करते हो, बाय करते हो, तो आपको एसोसिएट एंटरप्राइज बोला जाएगा। इसके बाद सेल, अगर आप जो है वो क्या कर रहे हो, अपना सामान बनाते हो, सामान बनाने के बाद जो है वो आप क्या करते हो, उसको सेल करते हो, और सेल जो है वो करते हो किसको, किसी ऐसे पर्सन को जो स्पेसिफाइड नेचर का है, ठीक है, तो और वो दूसरा पर्सन जो है उसी को, एक ही पर्सन को आप सेल कर रहे हो, ठीक है, अपना सारा जो प्रोड्यूस है वो किसी एक को या उसके ग्रुप को अगर सेल कर रहे हो, तो आपको और दूसरे पर्सन को जो है वो एसोसिएट एंटरप्राइज जो है वो समझा जाएगा। अगर कोई इंडिविजुअल जो वो क्या करता है, कंट्रोल करता है, इंडिविजुअल या उसके रिलेटिव जो है वो दो एंटरप्राइज को जो वो क्या करता है, कंट्रोल करते हैं, तो उन दोनों एंटरप्राइज को एसोसिएट एंटरप्राइज समझा जाएगा। अगर कोई एचयूएफ जो वो किसी एक एंटरप्राइज के अंदर जो है वो मान लीजिए कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ले रही है 26% से ज्यादा का, और उसका उस एचयूएफ का कोई मेंबर है, उसका किसी दूसरी कंपनी के अंदर कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, तो वो जो दो अलग अलग कंपनी है उनको भी एसोसिएट एंटरप्राइज समझा जाएगा। और दो प्रोविजन अलग थे, वो क्या, कि अगर मान लो अपॉइंटमेंट ऑफ द बोर्ड, अगर आपके एक एंटरप्राइज जो है उसके पास में पावर है, क्या पावर है, कि वो दूसरी कंपनी में जो है उसके हाफ ऑफ द बोर्ड से ज्यादा जो है वो क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकती है, ठीक है। या अगर मेरे पास पावर है कि मैं दूसरी कंपनी में कम से कम एक या एक से ज्यादा जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को क्या कर सकता हूं, अपॉइंट कर सकता हूं, तो हम तो ये बोल दिया जाएगा कि दोनों कंपनी जो है वो क्या है, एसोसिएट हैं। और या अगर मान लो ये बोल दिया जाए कि अपॉइंटमेंट ऑफ द बोर्ड इन 2 और मोर एंटिटी, अपॉइंट करे हाफ ऑफ द बोर्ड या अपॉइंट करे 1 और मोर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो इस केस के अंदर ये बोल दिया जाएगा कि दोनों कंपनी जो है वो क्या दोनों कंपनी एसोसिएट एंटरप्राइज हैं। तो अगर मान लो यहां पे दो कंपनी एसोसिएट एंटरप्राइज बन गई, तो उन दोनों कंपनी के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन है इंटरनेशनल लेवल की, वो किस प्राइस पे होना चाहिए, आर्म लेंथ प्राइस पे। अगर वो ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ प्राइस पे नहीं है, तो वहां पे आपका सेक्शन 92 बोलते ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। आ गया ये। तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो वो क्या होती है, कोई भी ट्रांजैक्शन किसके बीच में, 2 और मोर एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में, जिसमें एक या एक से ज्यादा जो है वो क्या है, नॉन रेजिडेंट है। अगर दोनों कंपनी रेजिडेंट है, ये सुनना, अगर एसोसिएट एंटरप्राइज में लेकिन दोनों के रेजिडेंट है, तो इनके बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसको जो है वो हम लोग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद अब आर्म लेंथ प्राइस जो वो क्या होता है, तो आर्म लेंथ प्राइस का मतलब जो है वो क्या है, एक ऐसा प्राइस जो अप्लाई होता है उन ट्रांजैक्शन पे बिटवीन पर्सन अदर देन एसोसिएट एंटरप्राइज। मतलब नॉर्मल लोगों से आप जिस कीमत पे जो है ट्रांजैक्शन करते हो, तो उस कीमत को बोलते हैं आर्म लेंथ प्राइस। क्या बोलेंगे, आर्म लेंथ। तो इसको जो है वो मैं नॉर्मल प्राइस भी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं, नॉर्मल प्राइस, ठीक है ना।
अब आर्मलेस प्राइस को कंप्यूट कैसे करेंगे, तो टोटल मिला के कितने मेथड है, 5। उन 5 में से जहां पे आपका एएलपी सबसे कम आ रहा है आप उस मेथड को सिलेक्ट कर सकते हो। 5 मेथड कौन कौन से, एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला जो मेथड है वो कौन सा, कब मेथड, जिसको बोलते हैं कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड। इसमें हम क्या करेंगे, दूसरी ट्रांजेक्शन जो है, ठीक है, उसके बेस पर हम लोग एएलपी को जो डिसाइड करेंगे। हम आइडेंटिफाई करेंगे प्राइस चार्ज फॉर द सिमिलर गुड्स और सर्विस प्रोवाइडेड इन कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन। तो जो दूसरी ट्रांजेक्शन आपने करी है उसके बेस पर आप लोग जो एएलपी को डिसाइड कर लोगे। दूसरा जो मेथड है वो कौन सा है, रीसेल प्राइस मेथड। रीसेल प्राइस मेथड जो वो क्या बोलते हैं कि जो प्राइस हम आगे से चार्ज करेंगे ना, मतलब उस सामान को हमने बना लिया, अब उसको हम आगे किसी थर्ड पार्टी को बेचेंगे, वहां से जो प्राइस चार्ज करेंगे उसमें से ग्रोस प्रॉफिट के मार्जिन को एडजस्ट करना और उस प्राइस के ऊपर हम लोग जो है वो आपका टीपी के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। थर्ड जो है वो क्या है आपका कॉस्ट प्लस मेथड। इसके अंदर हम लोग जो वो क्या करेंगे, हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नेचर की जो अपनी कॉस्ट है उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे और फिर डिटरमाइन करेंगे नॉर्मल ग्रोस प्रॉफिट मार्कअप को, ठीक है, कंपेरेबल अनकंट्रोल ट्रांजैक्शन के लिए, और उसके ऊपर हम लोग जो है वो एएलपी के प्रोविजन आपके एप्लीकेबल हो जाएंगे। फिर ट्रांजैक्शन नेट मार्जिन मेथड जो वो क्या बोलता है, ये प्रैक्टिकल मेथड है। इसमें हम क्या करेंगे, जितना नेट मार्जिन दूसरे प्लेयर चार्ज करें हम मानेंगे कि वही रेट होगा और उसी रेट के ऊपर टीपी के प्रोविजन आपके एप्लीकेबल हो जाएंगे। और आखिरी है प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। इसके अंदर हम लोग जो वो क्या करेंगे, हम कंबाइंड नेट प्रॉफिट निकालेंगे किसी भी एसोसिएटेड एंटरप्राइज का, फिर कंपेयर करेंगे रिलेटिव कंट्रीब्यूशन अर्न्ड बाय ईच एंटरप्राइज फॉर अर्निंग कंबाइंड नेट प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू द एफएआर and on the basis of the contribution earned by the unrelated enterprise in the similar circumstance। और फिर बाद में जो उन दोनों प्रॉफिट को आपस में क्या कर लेंगे, स्प्लिट कर देंगे। मतलब नॉर्मल जो एसोसिएटेड एंटरप्राइज के बीच की जो ट्रांजैक्शन है उनको अलग कर देंगे और जो आपके नॉर्मल ट्रांजैक्शन बाकी पार्टी से करिए उनको क्या कर देंगे, अलग कर देंगे और उसके बेस पर फिर हम जो है वो टीपी के प्रोविजन को एप्लीकेबल करेंगे। 5 मेथड है, उन 5 में से जो आपको ठीक लगे उस मेथड के अकॉर्डिंग आप जो है अपना एएलपी डिसाइड कर सकते हो। अगर कभी ऐसा हो गया इफ मोर देन 1 एएलपी आपका निकल के आ रहा है तो वहां पे आप रेंज मेथड को जो वो क्या करोगे, अप्लाई करोगे। ये बात बहुत ध्यान रखना कि अगर मान लो किसी कंपनी का एक से ज्यादा एएलपी निकल के आ रहा है तो वहां पे हम क्या करेंगे, रेंज मेथड को जो है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। फिर टीपीओ, अगर मान लो कभी ऐसा हुआ कि असेसिंग ऑफिसर जो है उसको लगता है कि ये जरूरी है कि एएलपी का कंप्यूटेशन जो है वो हमसे नहीं हो रहा, तो वो क्या करेगा, मामला जो सौंप देगा किसको, टीपीओ को। टीपीओ के ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर। तो ये बोलता है अगर एओ, अगर असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि नेसेसरी जरूरी है तो ही में वो चाहे तो रेफर कर सकता है कंप्यूटेशन ऑफ द एएलपी टू द किसको, टीपीओ को विद प्रीवियस अप्रूवल द सीआईटी। तो सीआईटी से पहले परमिशन लेगा और परमिशन लेके उस मामले को जो है वो टीपीओ को जो है वो क्या कर देगा, रेफर कर देगा, ठीक है। अब है सेफ हार्बर रूल। सेफ हार्बर रूल जो है वो ये बोलता है कि आप मतलब आप सेफ चलो, आप हमें बता दो, आप जितना बोलोगे हम उसको ही जो है वो एएलपी मान लेंगे, आपका आमदन प्राइस है मान लेंगे। मतलब आप जितना प्रॉफिट बताओगे हम उसको उसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन को जो क्रिएट नहीं करेंगे। तो यहां पे क्या बोलता है, सेफ हार्बर रूल्स का मतलब ये होता है ऐसे सर्कमस्टेंस इन विच इनकम टैक्स अथॉरिटी शैल एक्सेप्ट करेगी ट्रांसफर प्राइस डिक्लेयर्ड बाय द असेसी। तो असेसी ने जो ट्रांसफर प्राइस डिक्लेयर कर दिया हम उसको ही जो है वो क्या मान लेंगे, अपना एएलपी मान लेंगे। अब ये अलग अलग केसेस है। सबसे पहला जो है वो केस क्या है, अगर वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो है वो कितने 100 करोड़ है तो 17% जो है, कम से कम 17% हम उसको जो है वो क्या मान लेंगे, एएलपी मान लेंगे और उसके ऊपर आपसे टैक्स चार्ज करेंगे। अगर वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन 100 करोड़ से क्या है, ज्यादा है लेकिन 200 करोड़ रुपए तक है तो 18% जो है उसको क्या मान लेंगे, एएलपी, और उसके ऊपर जो है हम आपसे जो है वो टैक्स चार्ज करेंगे। और लेकिन अगर आपकी वैल्यू ऑफ द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो है वो क्या है, 200 करोड़ से भी क्या है, फालतू हो गई है, तो वहां पे आपका जो वो सेफ हार्बर रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद ये पढ़ लेना केपीओ के लिए अलग अलग ये जो प्रोविजन थे आपको मैंने याद करवाए थे, इसको पढ़ देना, ठीक है ना। R&D वाले के लिए जो है वो कितना, नॉट लेस देन 24% था, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट कोर हब के लिए कितना, नॉट लेस देन 12% था। इसको थोड़ा देख लेना एक बार, ठीक है। अब हर एएलपी को, हर एसोसिएट एंटरप्राइज को जो है वो क्या करना पड़ेगा, उसको जो डॉक्यूमेंट मेंटेन करने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपकी जो भी ट्रांजैक्शन है, जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है वो 1 करोड़ रुपए तक की है पूरे साल में, तो आपको जो डॉक्यूमेंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको डॉक्यूमेंट मेंटेन करने हैं तो फिर आपको जो वो 8 सालों तक मेंटेन करने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर आपने डॉक्यूमेंट मेंटेन करने में जो वो क्या कर दिया, फेलियर कर दिया, तो फिर क्या होगा, तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी लगेगा कितना, 2% ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू, ठीक है जी। इसके बाद एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट है। ये क्या है कि यहां पहले बता देंगे कि आपके ऊपर कौन सा मेथड जो वो क्या होगा, एएलपी को कंप्यूट करने का कौन सा मेथड आपके ऊपर क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। उसको बोलते हैं एपीए, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। तो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट जो वो क्या है, यहां पे बोर्ड मतलब जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन है विद द अप्रूवल ऑफ सीजीए में एंटर इनटू द एपीए विद एनी पर्सन ईदर डिटरमाइन द एएलपी और स्पेसिफाई द मैनर इन विच एएलपी इज टू बी डिटरमाइन। तो यहां पे जो है वो पहले से इनकम टैक्स अथॉरिटी जो आपको बता देगी कि आपके ऊपर जो है वो एएलपी का कौन सा मेथड जो वो क्या होगा, एप्लीकेबल होगा, ठीक है ना। ओके, बस यहां तक। अब आगे आ जाइए।
अब आएंगे कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग के ऊपर। अब जो आते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, उसका नाम है कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। तो सबसे पहले बात आती है टैक्स प्लानिंग जो वो क्या होती है। देखो यहाँ पे 3 टर्म आएंगी, 3 नहीं इनफैक्ट 4 टर्म आएंगी। एक आएगा टैक्स प्लानिंग, एक आएगा टैक्स अवॉइडेंस, एक आएगा टैक्स इवेजन और एक आएगा टैक्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये 3 टर्म जो वो तो एक लेवल पे है और ये है टैक्स मैनेजमेंट। तो टैक्स प्लानिंग करने के लिए जो एक्टिविटी हम कंडक्ट करते हैं उसको बोलते हैं टैक्स मैनेजमेंट। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आएगा टैक्स प्लानिंग क्या होता है। जब आप जो है वो अपना जो इनकम टैक्स एक्ट है, ठीक है, जो हमारा इनकम टैक्स लॉ है, उस लॉ के अंदर जो भी प्रोविजन दिए गए हैं उन प्रोविजन का यूज करके जब आप अपने इनकम टैक्स लायबिलिटी को क्या करते हो, रिड्यूस करते हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, टैक्स प्लानिंग करना। तो टैक्स प्लानिंग जो बेसिकली विद इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ द लॉ होती है। ठीक है, इसके अंदर आप कानून को तोड़ते नहीं हो, बल्कि कानून के अंदर जो भी प्रोविजन दे रखे, जो भी डिडक्शंस दे रखे, आप उनको अवेल करते हो और उनको अवेल करके जो है अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करवाने का काम करते हो। तो क्या बोलते हैं, एज अ वर्ड, जैसे नाम दिया हुआ टैक्स प्लानिंग, इसका मतलब जो है वो क्या है, टू प्लान अबाउट द टैक्स। यहां पे आप टैक्स के लिए जो है वो क्या करते हो, प्लान करते हो। यहां पे आप रिड्यूस करते हो अपने टैक्स बर्डन को ऑफ द असेसी बाय फॉलोइंग द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स के प्रोविजन को फॉलो करके आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को जो है वो रिड्यूस करते हो। ठीक है, तो यहां पे आप बेसिकली क्या करोगे, असेसी जो वो क्या करेगा, एडवांटेज उठाएगा किसका, वेरियस डिडक्शंस का, रिबेट्स का, एंड ब्रिंग डाउन द लायबिलिटी ऑफ द टैक्स। उसको बोलते हैं हम लोग क्या, टैक्स प्लानिंग। तो अगर कोई असेसी या कोई भी सोल ट्रेडर या कोई भी मैनेजर जो है किसी भी इंस्टीट्यूशन या कंपनी का, उसके पास में राइट है कि वो प्लान कर सकते हैं टैक्स का, बिकॉज ये फुली जो है वो क्या है, लीगल है। तो पहली बार टैक्स प्लानिंग जो है वो क्या होती है, फुली लीगल है। और टैक्स प्लानिंग में आप लोग जो वो क्या करते हैं, आप जो है वो अपना जो लॉ है, लॉ के जो भी प्रोविजंस है, उन सभी प्रोविजंस का जो है वो क्या करते हैं, यूज करते हैं और उन प्रोविजन का यूज करके अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करवाने का काम करते हैं। क्या क्या एसेंशियल है, जरूरी क्या है टैक्स प्लानिंग के लिए। तो सबसे पहले टैक्स प्लानिंग जो लीगली रिकॉग्नाइज है, बिल्कुल सही बात है, कानून की अनुमति देता है। यस, टैक्स प्लानिंग ब्रिंग रिडक्शन, टैक्स प्लानिंग की वजह से जो है वो टैक्स लायबिलिटी आपकी रिड्यूस होगी। यस, टैक्स प्लानिंग आपका मोरल है। यस, टैक्स प्लानिंग के अंदर जो है वो प्लान करते हैं इनकम, एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट। यस, टैक्स प्लानिंग होती है अकॉर्डिंग विद द गवर्नमेंट पॉलिसी। यस, टैक्स प्लानिंग जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। यस, और टैक्स प्लानिंग आपकी क्या है, साइंटिफिक नेचर होती है। यस, देयर आर सर्टेन फॉर्म है टैक्स प्लानिंग का, अलग तरीके से आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। अवेलेबल एग्जम्पशन, रिबेट, डिडक्शन, इंसेंटिव, ये सब जो है वो बेस बनते हैं किसका, टैक्स प्लानिंग का। टैक्स प्लानिंग जो है वो दोनों तरह की होती है, शॉर्ट टर्म भी होती है, लॉन्ग टर्म भी होती है। टैक्स प्लानिंग की वजह से जो है वो क्या होती है, इनकम जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। एंड टैक्स प्लानिंग जो है वो एक पॉजिटिव अप्रोच है। ठीक है जी, इसके बाद में आएगा जी इंपोर्टेंस क्या टैक्स प्लानिंग का। तो टैक्स प्लानिंग की वजह से आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस। गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है वो भी क्या होगा, भरेगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि अब लोग जो है वो अगर टैक्स प्लानिंग करेंगे तो लोगों की टैक्स लायबिलिटी जब रिड्यूस होगी तो उनको इनकम टैक्स का पेमेंट करने में भी दिक्कत नहीं आएगा और गवर्नमेंट का जो इनकम टैक्स का जो कलेक्शन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आगे कंट्री का जो प्रोग्रेस है वो क्या पॉसिबल तभी हो पाएगा अगर लोग जो है वो क्या करेंगे, प्रॉपर टैक्स का पेमेंट करेंगे और वो सब पॉसिबल होगा विद द हेल्प ऑफ द टैक्स प्लानिंग। सोसाइटी को बेनिफिट मिलेगा थ्रू द टैक्स प्लानिंग बिकॉज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एंड डेवलपमेंट जो है बैकवर्ड एंड रूरल एरिया वो पॉसिबल होगा बिकॉज देयर आर मेनी इंसेंटिव इन द इनकम टैक्स एक्ट फॉर द असेसी इफ वी एस्टैब्लिश इंडस्ट्री इन दीज एरिया। इसके बाद ऑब्जेक्टिव के टैक्स प्लानिंग का, सबसे पहला टैक्स बर्डन को रिड्यूस करवाना, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है टैक्स प्लानिंग के प्रोविजंस का। दूसरा सेविंग को इंक्रीज करना। तीसरा राइज इन प्रोस्पेरिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसको बढ़ाना। चौथा फॉर फ्यूचर सेफ्टी के लिए हम लोग टैक्स प्लानिंग करते हैं। नॉलेज ऑफ प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फॉर्मेशन ऑफ हेल्दी इकोनॉमी एंड अदर ऑब्जेक्टिव कुछ दे रखे हैं आपको। ठीक है, अब टैक्स प्लानिंग में क्या क्या आता है तो अलग अलग उसके लिए अलग अलग है। सबसे पहले तो आपका ये हो गया स्कोप के लिए, ठीक है ना। तो यहां पे आप जो है वो क्या करते हो, हर असेसी जो डिसाइड करते हैं टैक्स बर्डन, ठीक है। हर एंटिटी जो या हर असेसी ये चाहता है कि उसका टैक्स बर्डन जो है वो क्या हो, रिड्यूस हो। अब उसके लिए वो क्या करेगा, अलग अलग जो आपके वो है हेड ऑफ इनकम है उनके अंदर अलग अलग जो है वो प्रोविजन दे रखे हैं, डिडक्शन दे रखे हैं, उनको आप क्या करोगे, क्लेम करोगे। ठीक है, तो अलग अलग तरह के जो डिडक्शन है, एग्जम्पशन, आप उनको जो है वो क्या करोगे, क्लेम करोगे। ठीक है, अब टाइप ऑफ टैक्स प्लानिंग जो कैसे होती है, टैक्स प्लानिंग शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों होती है। वेल टैक्स को, एस्टेट को, ये सब आप जो है वो क्या करते हो, प्लान करते हो। ठीक है जी, इसके बाद आएगा जी मेथड कौन कौन से है। तो सैलरी में आप कैसे टैक्स प्लानिंग को रिड्यूस करवा सकते हो कि जो डेनस अलाउंस है उसको आप जो है वो ले लो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए, ताकि उसका बेनिफिट आप अलग अलग जगह पे ले सको। कमीशन जो है आप कोशिश करो कि आपको जो है वो परसेंटेज जो परसेंटेज बेसिस के अंदर आपको कमीशन मिले, ना कि फिक्स रेट से मिले। ठीक है, अगर कोई एडवांस सैलरी अगर आपको अपने एम्प्लॉयर से मिला है तो आप उसको लोन के तरीके से जो वो क्या करो, ट्रीट करो।
ठीक है। फिर अगर आप रिटायर हो गए तो पेंशन को आपको क्या करना चाहिए, मतलब रेगुलर पेंशन होगा तो टैक्सेबल होगा, आप उसको कम्यूट करवा लो। रेंट फ्री एकोमोडेशन जो है, अगर आपको मान लीजिए ले रहे हैं तो रेंट फ्री अलाउंस या रेंट फ्री एकोमोडेशन है, तो आप जो है वहां पे क्या करो, पहले अपना टैक्स लायबिलिटी आप निकालो, तो जहां पे आपका जो वो टैक्स क्या पड़ रहा है, कम पड़ रहा है, जहां पे एग्जेम्पशन, जहां पे वो जो बेनिफिट है उसकी वैल्यू जो है वो कम आ रही है, चाहे हाउस रेंट अलाउंस में चाहे रेंट फ्री परक्विजिट्स में, तो उसको उस स्कीम को आपको जो है वो ऑप्ट करना चाहिए। तो सैलरी हेड में अलग अलग जो आपको रिडक्शन दे रखी है, जो भी एग्जम्पशन दे रखी है, उन सबका बेनिफिट उठा के आप लोग जो टैक्स प्लानिंग कर सकते हो। उसी तरीके से हाउस प्रॉपर्टी की बात करें तो हाउस प्रॉपर्टी में ये है कि जब कभी भी आप घर बनाओ तो खुद के पैसे से ना बनाओ, आप हमेशा जो लोन लेके बनाओ, ठीक है, क्योंकि लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट लगेगा और इंटरेस्ट जो टैक्स डिडक्टेबल है। दूसरा, अगर एसएससी जो है उसका एक से ज्यादा घर है, ठीक है, तो उसको क्या करना चाहिए, तो उसको सिलेक्ट करना चाहिए ऐसे हाउस को सेल्फ ऑक्युपाइड, ऐसे हाउस को सेल्फ ऑक्युपाइड करना चाहिए जिसकी रेंटल वैल्यू, जिसकी एनुअल वैल्यू जो है वो क्या है, कम है, ठीक है ना, ताकि उसके ऊपर जो है उसकी जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है वो क्या है, कम आए बेसिकली, ठीक है। फिर लोन जब भी आप ले तो कभी भी फ्रेंड से या फैमिली लोगों से आप लोन मत लो, लोन हमेशा आप जो है बैंक से लो, क्योंकि उसी के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो टैक्स डिडक्टेबल होता है, ठीक है ना। सेल्फ ऑक्युपाइड जो हाउस होता है आपको उसको लेट आउट नहीं करना चाहिए पार्ट ऑफ द ईयर के लिए, क्योंकि फिर उसको डीम टू बी लेट आउट माना जाता है। फिर पीजीबीपी के अंदर बेसिकली ये है कि फॉर्म ऑफ बिजनेस जो है आपको सिलेक्ट चूजली जो है वाइजली आपको सिलेक्ट करना चाहिए कि आप कंपनी फॉर्मेट में काम करोगे, इंडिविजुअल बेसिस पे सोल प्रोवाइडर में काम करोगे, कैसे करोगे। फिर इन पार्टनरशिप फर्म एन एम्प्लॉय शुड बी अपॉइंटेड एज मैनेजर, अगर पार्टनरशिप फर्म में एम्प्लॉय जो है वो अपॉइंट हो गया एज मैनेजर इन प्लेस ऑफ डेबिटिंग द रेम्युनरेशन ऑफ द ओनर हिमसेल्फ इनटू द प्रॉफिट एंड लॉस, बिकॉज ओनर जो रेम्युनरेशन जो है मैनेजर का वो क्या है, आपका इनएडमिसिबल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। तो अलग अलग बेसिकली ये आपको पीजीपीपी हेड के अंदर जो है वो क्या दे रखे, रिडक्शन दे रखे, उनको क्लेम करके आप लोग टैक्स प्लानिंग कर सकते हो, मतलब कानून भी नहीं टूटेगा और साथ में जो है वो क्या होगा, आपको रिडक्शंस भी मिल जाएगा और आपकी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस भी हो जाएगी। कैपिटल गेन के अंदर बेसिकली ये है कि आप जो है शॉर्ट टर्म की जगह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो आप अगर आपका राइज होगा तो वो बेनिफिशियल रहेगा। फिर सेक्शन 54 की रिडक्शन आप क्लेम करके अपना गेन को जो है वो रिड्यूस करवा सकते हो, ठीक है ना, इस तरीके से। दूसरा, कोई भी एसेट्स को अगर आप बेच रहे हो शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में, तो शॉर्ट टर्म के ऊपर आप जो है वो डेप्रिसिएशन को भी आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है ना। फिर इसके बाद में है टैक्स प्लानिंग फॉर अदर सोर्सेज में, तो आप ऐसी जगह पे जो पैसा इन्वेस्ट करो ऐसी सिक्योरिटी में जहां से जो इनकम मिल रही है वो क्या हो, आपकी टैक्स फ्री हो, ठीक है। फिर जब कभी भी कहीं पे भी पैसा आप करें, ठीक है, तो टीडीएस का भी जो है वो आप क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी खर्चा अगर आपने ऐसा कर दिया इसमें टीडीएस क्लेम करना काटना चाहिए था और आपने नहीं काटा तो उसकी आपको कोई भी रिडक्शन नहीं मिलेगी, ये भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद है जीटीआई। जीटीआई में से अगर आपको क्या करना चाहिए, सेक्शन 80C से लेके और 80U तक के सारे प्रोविजंस जो भी सेक्शंस हैं उनके अंदर जो भी आपको रिडक्शन मिलती है उनको भी आपको जो है वो क्लेम करना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो क्या कर सकते हो, कानून के प्रोविजंस जो भी आपका लॉ है, लॉ के सभी प्रोविजंस का यूज करके आप अपने टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करवा सकते हो। एक वो तो है टैक्स प्लानिंग। अब आएगा टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस बेसिकली क्या है, कानून में कोई डेफिशिएंसी है, मतलब लॉ के अंदर कोई कमी थी और आपको उस कमी का पता चला और आप उस कमी का बेनिफिट उठा के अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर रहे हो, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, टैक्स अवॉइडेंस। ये इलीगल तो नहीं है लेकिन ये अच्छा भी नहीं है, क्योंकि आपने यहां पे क्या किया, आपने लॉ की कमी का फायदा उठा के जो है वो क्या करते हैं, अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर लिया, उसको बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस। व्हेन एन एसएससी ब्रिंग रिडक्शन, जब कोई एसएससी जो है अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करते हैं, कैसे, बाय फॉलोइंग द लीगल प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एंड टेकिंग एडवांटेज ऑफ द वीकनेस ऑफ द लॉ, वीकनेस ऑफ द लॉ। तो यहां पे वर्ड जो आता है वो आएगा क्या, टैक्स अवॉइडेंस। इस सिचुएशन में गवर्नमेंट जो है वो क्या, लॉस सफर करती है, लेकिन ये जो टैक्स लॉ है यहां पे उसको नेग्लेक्ट नहीं करते। मेन बात ये है कि टैक्स को आप मतलब जो कानून है उसको तोड़ तो नहीं रहे हो, लेकिन कानून की कुछ वीकनेस थी उसका आप जो है वो फायदा उठा लेते हो अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने में, उसको बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस। कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्या है टैक्स अवॉइडेंस के, तो पहला, नो नेग्लिजेंस ऑफ टैक्स। ये बात तो ठीक है कि यहां पे टैक्स जो भी टैक्स लॉज हैं, टैक्स के जो भी प्रोविजन है आप उसको तोड़ते नहीं हो। दूसरा, यहां पे आप क्या करते हो, एडवांटेज उठाते हो किसका, वीकनेस ऑफ द टैक्स लॉ का। और जो टैक्स अवॉइडेंस है वो टेम्परेरी, क्योंकि जैसे गवर्नमेंट को पता चलेगा कि टैक्स अवॉइडेंस हो रहा है तो गवर्नमेंट उसके लिए कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बना देगी। टैक्स अवॉइडेंस इलीगल है, सुप्रीम कोर्ट की आई इसके अंदर। टैक्स अवॉइडेंस इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल सोसाइटी एंड नेशन। टैक्स अवॉइडेंस की वजह से जो है वो ब्लैक मनी जो है वो राइज होती है और टैक्स अवॉइडेंस की वजह से जो है वो क्या होता है, मैनिपुलेशन जो है वो होना स्टार्ट होता है। एक आएगा टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन बेसिकली टैक्स की चोरी। टैक्स की चोरी बेसिकली क्या है, जब आप जानबूझ के जो है वो अपने इनकम को जो है वो क्या करते हो, कंसील कर लो, छुपा लो, या उसको कम दिखाते हो या एक्सपेंस को बढ़ा चढ़ा के दिखाते हो, तो उसको बोलते हैं टैक्स इवेजन। तो टैक्स इवेजन के अंदर बेसिकली जो है वो क्या होता है, व्हेन एन असेसी कंसील कर ले इनकम को एंड सेव द टैक्स फॉर पेइंग, ठीक है, और जो टैक्स उसने पे करना उसको क्या कर ले, बचा ले, उसको बोलते हैं टैक्स इवेजन। कुछ एग्जांपल दे रखे हैं टैक्स इवेजन के, लाइक जैसे ये है कि
प्राइवेट ट्यूशन लोग पढ़ाते हैं तो उसका जो है वो फीस वो उसको दिखाते नहीं है कि ये हमारी जो वो इनकम है। कोई भी डॉक्टर जो है वो ये शो नहीं करता, अगर वो कहीं प्राइवेटली प्रैक्टिस करे तो उसको वो अलग से जो है वो शो नहीं करता है। तो कई सारे ऑप्शन है। मेन बात यह है कि टैक्स इवेजन के अंदर, टैक्स की चोरी के अंदर आप इनकम को जो है वो कम दिखाते हो और जो एक्सपेंस है उनको बड़ा, या तो इनकम को कम दिखाओगे या दिखाओगे नहीं, और एक्सपेंस को बड़ा चढ़ा के दिखाते हो, तो इसको बोलते हैं आप लोग के टैक्स इवेजन। अब टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या, सबसे पहला टैक्स इवेजन के अंदर आप जो है वो इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस को क्या करते हो, नेग्लेक्ट करते हो। दूसरा, इट इज क्लियरली एंड फुली इलीगल है और ये पनिशेबल क्राइम है, अगर आप पकड़ेंगे तो आपके ऊपर जो है वो केसेस भी हो जाएंगे। दूसरा, टैक्स इवेजन की वजह से जो है ब्लैक मनी राइज होती है, यस। करेक्ट और रियल फैक्ट जो है वो छुपा लिए जाते हैं, यस। ग्रेट इकोनॉमिक लॉस होता है गवर्नमेंट को, ओके। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो रुक जाता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी कम हो जाती है, और ये हेटफुल अनप्रेजेबल वर्क होता है, और यहां पे कोई भी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब क्या क्या स्टेप है, मतलब किस तरीके से एसएससी जो है वो टैक्स इवेजन करता है, टैक्स की चोरी करता है। पहला, कंसील करके अपनी इनकम को छुपा देगा। दूसरा, फॉल्स एक्सपेंडिचर शो कर देगा। तीसरा, सेल्स को जो है वो कम करके दिखा देगा, या आर्टिफिशियल ट्रांजैक्शन जो है वो डाल देगा, या आर्टिफिशियल लॉस शो कर देगा, या अनजस्टिफाइड डिडक्शन जो है वो क्लेम करना स्टार्ट कर देगा, या कोई भी ऐसा 80 सेक्शन 80G के जो वो डोनेशंस है उसका जो है वो क्लेम करेगा और एक्चुअली के अंदर उनको पे नहीं किया, या फिर किसी ऐसे डमी पार्टी को जो वो पे करके दिखा देगा। तो ये तरीके, इन तरीकों से जो है एसएससी जो है वो क्या करता है, टैक्स की चोरी करता है। तो तीन अलग अलग टर्म है। टैक्स प्लानिंग जो क्या है, विद इन द फोर कॉर्नर ऑफ द लॉ, अगर आप कानून के में जो प्रोविजंस दे रखे हैं उनका फायदा उठा के अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस, देखो तीनों के अंदर टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है। टैक्स प्लानिंग में कानून के हिसाब से हो रही है, टैक्स अवॉइडेंस के अंदर आप कानून की वीकनेस का फायदा उठा के कर रहे हो, जो कि है तो लीगली, लेकिन इलीगल तो नहीं है, लेकिन कानून की नजरों में ठीक भी नहीं है वो। लेकिन टैक्स इवेजन जो है वो क्या, टैक्स की चोरी है। जब आप कानून के प्रोविजंस को तोड़ करके, जब आप जो है लीगल प्रोविजंस को तोड़ करके अपने टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करवाते हो तो उसको बोलते हैं टैक्स इवेजन। और एक वर्ड आएगा जिसको बोलते हैं हम लोग टैक्स मैनेजमेंट। टैक्स मैनेजमेंट जो वो क्या होता है, टैक्स प्लानिंग करने के लिए, टैक्स प्लानिंग के लिए हम लोग जो वो क्या करते हैं, टैक्स मैनेजमेंट करते हैं। टैक्स प्लानिंग करने के लिए हम लोग जो वो क्या करते हैं, टैक्स मैनेजमेंट। तो क्या बोलते हैं, बिफोर टेकिंग एडवांटेज ऑफ वेरियस एग्जेम्पशन, जो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर वेरियस एग्जेम्पशन दे रखी है, रिबेट दे रखी है, डिडक्शन दे रखी है अंडर वेरियस सेक्शन, इट इज कंपल्सरी टू फॉलो द कंडीशन वन विच हैव टू बी मेंशन इन द रिस्पेक्टिव सेक्शन। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम लोग जो वो कंडीशन को क्या करें, फॉलो करें। टू फॉलो द कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्शन इज नोन एज द टैक्स मैनेजमेंट। तो टैक्स प्लानिंग करने के लिए जो अलग अलग प्रोविजन को अपने को फॉलो करना होता है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, टैक्स मैनेजमेंट। क्या बोलेंगे, टैक्स मैनेजमेंट। फंक्शन जो है टैक्स मैनेजमेंट के वो क्या है, टू पे एडवांस टैक्स ऑन द प्रिस्क्राइब्ड डेट, ठीक है, एडवांस टैक्स का टाइम पे जो है पेमेंट करना, ठीक है। दूसरा, इनकम टैक्स रिटर्न को प्रिस्क्राइब डेट पे जो है वो क्या करना, फिल करना, ठीक है। तो कानून के प्रोविजंस की प्रॉपर नॉलेज होना, ठीक है। अकाउंट्स के प्रॉपर मेथड को जो है वो क्या करना, फॉलो करना, ठीक है। इनकम टैक्स अथॉरिटी ने अगर कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपसे मांगे तो उसको जो है वो प्रॉपरली क्या करना, क्लैरिफाई करना, उसको प्रोवाइड करवाना, ये सब। तो ये सब फंक्शन आते हैं इसमें टैक्स मैनेजमेंट में। मतलब टैक्स प्लानिंग करने के लिए हम जो स्टेप उठाते हैं उनको बोलते हैं टैक्स मैनेजमेंट, ठीक है। इसके बाद है टैक्स प्लानिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ ओन और लीज। अगर मान लो आपके पास, आपको अगर कोई प्रॉपर्टी को जो है वो क्या करना है, कोई मान लीजिए अगर या तो किसी एसेट को जो है वो खरीदना है, या फिर अगर उसको जो है वो रेंट पे लेना है, तो आप डिसीजन लेना होता है अपने को कि भाई हम क्या करें, टैक्स प्लानिंग कैसे करें, भाई हम खरीदें और या फिर हम उसको जो है वो क्या करें, रेंट पर ले। तो उसके लिए पहले कुछ बातें आपको ध्यान रखनी पड़ती है। सबसे पहले तो कैश पोजीशन, फिर आपको जो है वो देखना पड़ेगा कि आपकी कैश पोजीशन कैसे, अगर कैश पोजीशन अच्छी है तो आपको जो है वो ओन कर लेना चाहिए, नहीं तो आप लीज पे लो। दूसरा, डेप्रिसिएशन, अगर आपको ये लगता है कि डेप्रिसिएशन का बेनिफिट अपने को उठाना है तो फिर आपको ओन करना पड़ेगा, नहीं तो आप लीज पे ले सकते हो। ऑब्सोलेंस रिस्क, अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में थोड़े दिनों के बाद में इसका नया वर्जन आने वाला है तो बेटर ये है कि आप जो है वो क्या कर लो, उसको रेंट पे ले लो, आपको जो है परचेस करने की जरूरत नहीं है। अगर रेसिडुअल वैल्यू जो उसकी बहुत ज्यादा मिलेगी तो आप उसको जो है वो क्या कर सकते हो, ओन भी कर सकते हो। फिर प्रॉफिट मार्जिन या आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, ये कुछ प्रोविजन है। मेन बात यहां पे ये है, टैक्स के बेनिफिट जो है वो क्या है। अगर अब यहां पे हम लोग ना डिसीजन लेते हैं, भाई ओन करेंगे, अगर मैं किसी भी प्रॉपर्टी को जो है वो क्या करूंगा, ओन करूंगा, खरीद के आता हूं, तो खरीदूंगा तो मेरे को उसके ऊपर जो है वो मेरे को डेप्रिसिएशन मिलेगा, यस। खरीदा अगर मैंने मान लो लोन लेके, तो उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट का जो है वो भी क्या मिलेगा, इंटरेस्ट का डिडक्शन जो है वो भी क्या होगा, क्लेम कर सकता हूं, ठीक है। उसी तरीके से फिर हम देखेंगे कि अगर हम लीज पे लेके आते हैं, ठीक है, तो इसके ऊपर हमको लीज रेंट हर साल जो है पे करना पड़ेगा, यस। अब यहां पे हम देखेंगे जहां पे हमारा कैश का आउटफ्लो जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसको जो है हम क्या करेंगे, उस ऑप्शन को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। लेकिन जब भी आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे तो वहां पे आप टैक्स को जो है, टैक्स के जो रेट्स है उनको आप हमेशा फोकस
करेंगे। मेक और बाय के अंदर भी वही सेम है कि आप यहां पे जो है मतलब आप ये सोचो कि कोई कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट को मैं बनाऊं या फिर मैं उसको खरीद के आऊं, ठीक है। तो मेक और बाय में भी आप ये देखते हो कि जहां पे आपका जो है वो ओवरऑल जो कैश आउटफ्लो है वो क्या आएगा, कम आएगा, तो आप उस ऑप्शन को जो वो क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे। अब मेक और बाय के अंदर आप ना कुछ टैक्स कंसीडरेशन को ध्यान रखते हो। पहले तो ये है कि बाय डिसीजन मतलब खरीदना है, उसके लिए आप देखो सरप्लस कैपेसिटी कंडीशन, अगर आपके पास में है तो आप बना लोगे, नहीं तो आप खरीद के ले आओगे, ठीक है। फिर आप ये देखो अगर मैं बनाता हूं तो क्या मुझे टैक्स हॉलिडे मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर मैं सामान को बनाऊंगा खरीद के ना आगे तो क्या मुझे डिडक्शन सेक्शन 80 IAC IBA ID IA इनके अंदर मेरे को डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जो वो टैक्स हॉलिडे और ये सब बातों को बीच क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। फिर है रिपेयर, रिप्लेस, रिन्यूअल और रिनोवेशन, कि अगर मान लो कभी आपके सामने जो है वो ये आ गया कि भाई हम रिपेयर करवाएं, ठीक है, या फिर उसको रिप्लेस ही कर दे। अगर रिपेयर करवाएंगे तो वो जो खर्चा आएगा वो आपका रेवेन्यू नेचर का है, और अगर रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है तो आप उसका जो है वो रिडक्शन भी क्लेम कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप जो है वो उसको क्या करोगे, रिप्लेस करोगे, तो रिप्लेस करने पर जो है आप उसको खरीदना पड़ेगा, तो उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो। ये भी जो है वो क्या है, रेवेन्यू नेचर का। तो अब आप कैसे करोगे, तो जहां पे जो है वो आपको जो है वो खर्चे की रिडक्शन ज्यादा मिल रही है, आप उस ऑप्शन को जो है वो क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे। फिर है कंटिन्यू या शटडाउन डिसीजन। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो है हमारे 3 जो है वो सेगमेंट है, सेगमेंट 1 2 3, और इनमें से एक सेगमेंट जो है वो हम अभी उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। 2 सेगमेंट हमारे बढ़िया चल रहे हैं। अब ये तीसरे के डिसीजन लेना है कि मैं इसको कंटिन्यू रखूं या मैं इसको क्या करूं, शट डाउन करूं। तो उसके लिए भी हम लोग जो वो क्या करते हैं, जब एक बिजनेस जो है वो कंटिन्यू सफर करता है लॉसेस को, ठीक है, तो वट एवर द रीजन ऑफ द लॉस में भी द मैनेजमेंट तो डिसाइड करती है कि क्या बिजनेस शुड बी शट डाउन, कि अपने को बिजनेस को बंद करना चाहिए या फिर इसको कंटिन्यू करना चाहिए। अब इसके लिए हम लोग जो वो देखते हैं कि इनकम टैक्स का क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अब टैक्स प्रोविजन के अंदर हम ये देखते हैं कि अगर मान लो उस बिजनेस से रिलेटेड कोई भी बिजनेस लॉसेस है तो क्या मैं उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं या मैं बाकी बिजनेस से उसको जो है वो सेट ऑफ कर सकता हूं या नहीं कर सकता। फिर हम देखेंगे कि अगर हम इसको जो है वो क्या करते हैं, डिसकंटिन्यू करते हैं, ठीक है, तो if part of the business is discontinued in the previous year, it cannot be regarded discontinuation of the business in the previous year। क्योंकि अगर आपने एक पार्ट को अगर डिसकंटिन्यू किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे बिजनेस यूनिट को आपने क्या कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया। और फिर if loss can be set off by the same person who has suffered the loss, तो वो क्या करेगा कि आप इसको डिसकंटिन्यू कर सकते हो और लॉस को बाकी जो आपके जो अदर बिजनेस है आप उनसे जो वो सेट ऑफ करवा सकते हो, ठीक है। फिर अब अगर आप बिजनेस को क्या कर दोगे, बंद कर दोगे, तो कुछ डिडक्शन जो पहले आप क्लेम करते थे वो डिडक्शन आपकी क्या हो जाएंगी, विड्रॉ हो जाएंगी, ठीक है ना। फिर डीम्ड इनकम, अब मान लो अगर आप किसी बिजनेस को बंद करोगे तो उसकी कोई ऐसी एसेट जिसके ऊपर आप 100% डेप्रिसिएशन क्लेम कर चुके थे, अब उनको अगर आप बेचने जाओगे तो वहां से जो भी पैसा मिलेगा वो पूरा का पूरा आपका क्या होगा, टैक्सेबल होगा, ठीक है। डेप्रिशिएबल एसेट को अगर आप बेचोगे तो उसके ऊपर क्या आएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। तो ये सब बातें हैं जिनको आपको जो ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद फिर अगला जो है वो है जी आपका मैट। मैट जो है वो क्या है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। तो पहली बात तो मैट देखो, हमारी जो भी डोमेस्टिक कंपनी है उसके ऊपर टैक्स रेट कितना है, नॉर्मल तो 30% है, और कंसेशन रेट की अगर बात करें तो वहां पे टैक्स रेट जो वो कितना है, 25% है, ठीक है ना। कितना है, 25%। तो नॉर्मल अगर हम बात करें, नॉर्मल टैक्स रेट जो है डोमेस्टिक कंपनी के लिए वो कितना है जी आपका, 30% है, और कंसेशन रेट की अगर बात करें तो टैक्स रेट जो वो कितना आपका 25% है, ठीक है। अब यहां पे जो है, अब क्या है, जो मैट के प्रोविजन है, मैट के प्रोविजन किसके ऊपर एप्लीकेबल है, कंपनी के ऊपर है, ठीक है। तो एप्लीकेबल टू होम, कंपनी, इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी जिसका पी या प्लेस ऑफ इफेक्टिव प्लेस ऑफ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कहां पे है, इंडिया में है। तो हर कंपनी के ऊपर मैट के प्रोविजन एप्लीकेबल है। तो अब यहां ये क्यों लेके आए थे, तो इसके पीछे रीजन क्या था, कई बार कंपनी जो है वो रिपोर्ट करती है बैलेंस शीट के अंदर जो है वो दिखाएंगी कि उन ह्यूज प्रॉफिट हुआ, ठीक है, और उसके बेस पर वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, मतलब बढ़िया डिविडेंड भी डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है, अवेल करेंगे टैक्स हॉलिडे कंसेशन, लेकिन टैक्स जो है वो बिल्कुल भी पे नहीं करेंगे। तो ऐसे केस में जो है वो क्या हुआ, मैट जो है वो मैट के प्रोविजन को अप्लाई किया गया, जिसको बोलते हैं मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। इसमें हम ये बोलते हैं कि ऐसी कंपनी जो कुछ भी पैसा जो है वो टैक्स के तौर पे जो है वो प्रोवाइड नहीं करती है, तो उनके ऊपर ये बोल दिया कि आप अपने बुक प्रॉफिट का जो है, आप अपना बुक प्रॉफिट कंप्यूट करना और उसका एक स्पेसिफिक परसेंटेज, उसका 15% जो है वो आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। अब यहां पे जो है कब एप्लीकेबल होगा, अगर आपकी टोटल इनकम जो आपने कंप्यूट करी है, आपकी अगर टोटल इनकम जो आपने कंप्यूट करी है वो अगर क्या आ रही है, कम आ रही है, किससे, 15% तो बुक प्रॉफिट से, तो आपके ऊपर मैट के प्रोविजन जो वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। अब यहां पे जो है वो क्या होगा, मैट के आप कैसे करोगे, सबसे पहले आप टोटल इनकम निकाल लो, ठीक है, नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से। फिर उस टोटल इनकम के ऊपर आप लोग जो वो नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से क्या निकाल लो, टैक्स निकाल लिया। फिर अब आप जो है वो अपनी कंपनी का बुक प्रॉफिट निकालो और उसके ऊपर जो है वो क्या निकाल लो, मैट का प्रोविजन कितना, 15% ऑफ बुक प्रॉफिट। इन दोनों में से अब जो क्या है ज्यादा है वो आपकी इनकम मानी जाएगी और उसके ऊपर आपसे टैक्स चार्ज किया
जाएगा। ठीक है, अब मैट के प्रोविजन किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? तो ऐसी कंपनी जो सेक्शन 44B, 44BB, 44BE के अंदर एंगेज है, मतलब कोई भी कंपनी शिपिंग कंपनी है या मिनरल, कोई भी कंपनी जो बिजनेस ऑफ मिनरल ऑयल में एंगेज है, या कोई भी कंपनी जो बिजनेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट में एंगेज है, तो ऐसी कंपनी के ऊपर मैट के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, अब रिपोर्ट ऑफ सीए, जब भी आप बुक प्रॉफिट कंप्यूट करोगे तो आपको अपने सीए की रिपोर्ट भी जो है वो साथ में एनक्लोज करनी पड़ेगी कि आपने जो भी काम किया वो बिल्कुल सही किया है। ठीक है, अब मैट क्रेडिट, अगर मान लो आपका नॉर्मल टैक्स बनता था कितना 1000 रुपए और आपका मैट के हिसाब से टैक्स बना कितना 1500 रुपए, तो आपको पेमेंट किसका करना पड़ेगा? मैट का पेमेंट करना पड़ेगा। अब ये जो 500 रुपए आपने एक्स्ट्रा टैक्स पेमेंट कर दिया, इसको बोलते हैं मैट क्रेडिट, और ये अगले 15 सालों तक आप इसको जो है वो अवेल कर सकते हो। ठीक है जी, चलो अच्छा, पहले मैट का जो रेट था वो कितना था? 18.5% और अब जो है वो बड़ा, अब कम करके कितना कर दिया? 15% है। तो मैट का जो आप निकालते हो ना, जो बुक प्रॉफिट होगा उसका 15% जो आपकी इनकम माना जाएगा। ये देख लेना एक बार। अब आ जाओ आगे, एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो एडवांस टैक्स क्या है? पहली बात तो इसका सेक्शन 208 और ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है? तो बोलता है हर उस असेसी के ऊपर जिसकी टोटल टैक्स लायबिलिटी जो है प्रीवियस ईयर के अंदर जो वो कितनी है 10,000 या उससे ज्यादा की है, तो उसके ऊपर जो एडवांस टैक्स के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? कोई भी ऐसा रेजिडेंट सीनियर सिटीजन जिसकी उम्र 60 साल या उससे क्या है ज्यादा है, ठीक है, और उसकी पीजीबीपी एक्ट से अगर कोई इनकम नहीं है तो उसके ऊपर आपके एडवांस टैक्स के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, अब एडवांस टैक्स के लिए जो ये बोलते हैं कि देखो वैसे तो आप प्रीवियस ईयर में जो इनकम कमा लो इसके ऊपर टैक्स पेमेंट कब करना? असेसमेंट ईयर में। लेकिन एडवांस टैक्स के अंदर गवर्नमेंट ये बोलती है कि जैसे जैसे आप इनकम को कमाओगे और वैसे वैसे आप थोड़ा थोड़ा जो है वो टैक्स पे करते रहना। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ ड्यू डेट दे दिया, तो गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि जैसे प्रीवियस ईयर में आपने इनकम कमाना स्टार्ट किया तो 15 जून तक जितना भी आप ना एक बार ना नोशनल इनकम निकाल लो कि पूरे साल में आप जितना भी इनकम कमाओगे, जैसे ये मेरा जो है वो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है 1/4/2023 से और ये खत्म होगा मान लो 31/3/2024 को। ठीक है, अब यहां पे गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई आप ना ये देख लो कि इस पूरे साल में आप क्या कमाओगे। तो हम बोले कि वो तो जी हम 31/3/24 को पता चलेगा कि हमने पूरे साल में क्या कमाया। तो गवर्नमेंट बोली नहीं, ये काम करो, एक बार नोशनल इनकम निकाल लो आपके हिसाब से क्या पूरे साल में क्या कमा लोगे। ठीक है जी, निकाल लिया, और फिर उसके बेस पर आप लोग जो है वो क्या करो, आप ये देखो कि अगर पूरे साल में आप जो है वो 10 लाख रुपए अगर मान लो आप कमाओगे, उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी जो है वो निकाल लो आपकी कितने बनेगी, और उसका 15% जो है वो आप 15 जून तक आप क्या कर देना? पे कर देना। ठीक है, उसके बाद फिर 15 सितंबर तक जो टैक्स लायबिलिटी थी उसका 45% तक क्या कर देना? पे। अब 45% जो आप पे करोगे, 15% तो ऊपर पे कर दी, तो अब यहां पे 30% पे कर देना। फिर 15 दिसंबर तक टोटल का 75% तक पे कर देना, ऊपर 45 दे चुके हो तो यहां पे 30 कर देना, और 15 मार्च तक जितना भी आपका एडवांस टैक्स बनता है वो सारा का सारा क्या कर देना? पे कर देना। तो यहां पे ड्यू डेट जो दे रखी है वो क्या है? 15 जून हर क्वार्टर का, हर मतलब जो आपका क्वार्टर एंड होगा, ठीक है, तो क्वार्टर का जो एंडिंग मंथ है उसकी 15 तारीख तक, तो ऑन और बिफोर या तो 15 जून तक या 15 जून से पहले आपको कितना करना पड़ेगा? टोटल आपके एडवांस टैक्स लायबिलिटी जो भी आपने निकाली है उसका कम से कम 15% या उससे ज्यादा, ठीक है, आप जो है वो पे कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद में 15 सितंबर तक कम से कम 45% तक जो आपको पे करना है, फिर 15 दिसंबर तक कम से कम 75, और 15 मार्च तक जो है वो कितना होल अमाउंट तो एडवांस टैक्स आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। अगर आप कोई ऐसी कंपनी या कोई आप ऐसे जिसने सेक्शन 44AD को जो वो क्या कर रहे हैं? एडॉप्ट कर लिया, तो आपको जो है 15 मार्च तक पूरा का पूरा जो है वो एडवांस टैक्स आपको क्या करना है? पे करना है। ठीक है, अब है 234A, सेक्शन 234A किसके ऊपर एप्लीकेबल है? अगर आपने जो है वो टाइम पे, ड्यू डेट आपके आ गई थी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की, और टाइम पे अगर आपने ROI को फाइल नहीं किया तो 1% की रेट से आपके ऊपर जो वो क्या लगेगा? इंटरेस्ट का पेमेंट आपको करना पड़ेगा। मतलब ड्यू डेट ऑफ ROI से जब तक पे नहीं किया तब तक आपको जो है वो 1% की रेट से जो है जो भी आपका टैक्स बनता था उसके ऊपर 1% की रेट से आपको जो है वो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये तो था 234A। 234B क्या बोलता है कि अगर आपका जितना भी एडवांस टैक्स बनता था और अगर आपने उसके 90% से कम ही एडवांस टैक्स पे किए तो आपके ऊपर सेक्शन 234B जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो 234B कब एप्लीकेबल नहीं होगा? अगर जितना भी आपका एडवांस टैक्स बनता था उसका 90% या उससे ज्यादा अगर आपने पे कर दिया तो 234B एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो कभी ऐसा हुआ जितना भी आपका एडवांस टैक्स बनता था उसका पूरे साल में आपने सिर्फ जो है वो क्या किया है? 90% से कम ही एडवांस टैक्स अगर पे किया है तो फिर आपके ऊपर सेक्शन 234B भी एप्लीकेबल हो जाएगा। और जो ये बोलता है कि आपको 1% की रेट से जो है 1% पर मंथ की रेट से जो है वो आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। और सेक्शन 234C जो है वो क्या बोलता है? ये बोलता है कि अगर मान लीजिए कभी भी डेफरमेंट कर दिया, आपने टैक्स पे तो किया लेकिन लेट कर दिया, तो भी आपके ऊपर जो वो इंटरेस्ट की प्रोविजन एप्लीकेबल
हो जाएंगे। लेकिन ये कब नहीं होंगे, देखो 15 जून तक आपको टैक्स पेमेंट कितना करना था, कम से कम 15%। लेकिन ये बोलते हैं कि अगर आपने 12% भी कर दिया तो फिर 234C एप्लीकेबल नहीं होगा। 15 सितंबर तक आपको कितना पे करना था, 45। अगर 15 सितंबर तक आपने टोटल एडवांस टैक्स लायबिलिटी का 36% भी क्या कर दिया, पे कर दिया, तो आपके ऊपर ये वाले प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। और 15 दिसंबर तक तो 75 करना है और 15 मार्च तक 100 करना है। तो अगर आपने पे तो किया लेकिन अगर कम पे किया तो आपके ऊपर सेक्शन 234C भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। और यहां पे भी जो है वो कितना है, आपका इंटरेस्ट का रेट जो है वो कितना, सिंपल रेट 1% पर मंथ के हिसाब से आपको जो है इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया। अच्छा, और रिफंड अगर मिलेगा तो उसके ऊपर आपको मिलेगा कितना, 0.5। मतलब गवर्नमेंट अगर आपसे ब्याज लेगी तो आपसे तो लेगी 1%, और अगर आपको देने की बात आएगी तो गवर्नमेंट आपको देगी 0.5% पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, अगर वो रिफंड बनता है तो। चलो, अब आएगा ई फाइलिंग। ई फाइलिंग की अगर बात करते हैं तो ई फाइलिंग का मतलब जो है वो क्या, कि जब भी हम पूरे साल के अंदर, देखो ई फाइलिंग में ये असेसमेंट प्रोसीजर बेसिकली क्या है कि आपने पूरे साल के अंदर जो है वो पैसा कमाया। मान लो ये आपका जो है वो प्रीवियस ईयर था 2022-23, जो स्टार्ट कब से हुआ, 1/4/2022 से, और ये एंड कब होगा, 31/3/2023 तक। ठीक है, और इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा, जो स्टार्ट होगा 1/4/23 से और ये एंड होगा 31/3/24 को। तो प्रीवियस ईयर में जो भी इनकम कमाओगे उसके ऊपर टैक्स का पेमेंट कब करना पड़ेगा, असेसमेंट ईयर में। यस और नो, यस। तो प्रीवियस ईयर में जो भी इनकम कमाया उसके ऊपर टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा अपने को, कब, असेसमेंट ईयर में। ठीक है, अब जब आप असेसमेंट ईयर में टैक्स का पेमेंट करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले प्रीवियस ईयर में जो भी आपने पैसा कमाया उससे जोड़ना पड़ेगा, ग्रॉस टोटल इनकम निकालना पड़ेगा, इसमें से डिडक्शन माइनस करेंगे तो वो आपका टैक्सेबल इनकम आएगा। इसके ऊपर आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को निकालोगे और वो टैक्स लायबिलिटी आपको यहां पे जो है वो क्या करनी है, पे करनी है। ऐसा ही होगा, नहीं होगा, ऐसा ही होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये टैक्स लायबिलिटी जब आप पेमेंट करोगे तो उसके लिए कुछ प्रोविजन आएंगे, कब तक पे करना है, ड्यू डेट क्या रहेगी, कैसे पे करना है। अब उसके लिए आएगा पूरा का पूरा असेसमेंट प्रोसीजर। अब ये क्या है, असेसमेंट प्रोसीजर क्या है, एपी इज अ प्रोसीजर ऑफ कंप्यूटिंग। जब आप जो है कंप्यूट करते हो अपनी टोटल इनकम को और उसके ऊपर क्या निकालते हो, टैक्स निकालते हो, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, असेसमेंट प्रोसीजर। तो बोलते हैं एवरी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल आरओआई शैल गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड विद द इंडियन रेवेन्यू अथॉरिटी। तो उसको पहले इंडियन रेवेन्यू अथॉरिटी के पास अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, जिसके लिए मतलब आपको पैन कार्ड मिल जाएगा। ठीक है ना, तो जब आप रजिस्टर्ड हो जाओगे तो वो पर्सन जो होगा उसको क्या मिल जाएगा, पैन मिल जाएगा। उसके लिए सेक्शन 139A। ठीक है, और मैंडेटरी है कि आपको आधार नंबर जो है वो भी साथ में क्या करना पड़ेगा, कोड करना पड़ेगा। उसके लिए सेक्शन 139AA। ठीक है, तो सबसे पहले आता है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट क्या है, खुद से ही टैक्स, खुद से इनकम निकाली और वो जो इनकम आपने अपने कंप्यूट करी है उसके ऊपर खुद ही जो है वो क्या करते हैं, टैक्स का पेमेंट कर दिया, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, सेल्फ असेसमेंट। तो एप्लीकेबिलिटी क्या है, असेसी जिसने आरओआई को क्या किया, फाइल किया अंडर सेक्शन 139, 142(1), 153A, 148 के अंदर, तो वो जो है वो क्या करेगा, खुद से जो पहले अपनी पूरी टैक्सेबल इनकम को क्या करेगा, कंप्यूट करेगा और उस इनकम के ऊपर जो वो क्या करेगा, टैक्स का पेमेंट करेगा। ठीक है, अगर मान लो सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने जो निकाल लिया लेकिन उसको पे नहीं किया तो फिर क्या आपको माना जाएगा, यू आर असेसिंग इन डिफॉल्ट। असेसिंग विल बी ट्रीटेड एज असेसिंग डिफॉल्ट एंड विल हैव टू पे इंटरेस्ट, और फिर आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी पे करना पड़ेगा। अगर आपने खुद ने, आपका टैक्स बनता था और आपने निकाल लिया लेकिन आपने उसको पे नहीं किया तो आपको असेसिंग डिफॉल्ट माना जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद रिटर्न ऑफ इनकम, उसको डील करते हैं सेक्शन 139। सेक्शन 139(1) जो है वो क्या बोलता है, असेसी हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम। अब किसको पे करना है, कंपनी और फर्म, इनको तो हर केस में जो है आरओआई को फाइल करना ही करना, चाहे चाहे पूरे साल में इन्होंने 0 रुपए कमाए, चाहे ये लॉस में, तो भी इनको जो है वो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना पड़ेगा। लेकिन कंपनी और फर्म के अलावा कोई और पर्सन है उसको कब करना है, उसको आरओआई रिटर्न ऑफ इनकम जो है वो फाइल करना है अगर उसकी टोटल इनकम जो बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट से जो है वो क्या है, ज्यादा है। लेकिन कुछ और केस आ गए, अगर मान लीजिए अगर कोई पर्सन जो रेजिडेंट है या ऑर्डिनरी रेजिडेंट है और उसको आरओआई फाइल नहीं करना था, लेकिन अगर वो उसकी विदेश में कोई प्रॉपर्टी पड़ी है तो उसको जो है रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना पड़ेगा। ठीक है ना, या मैंडेटरी फर्निशिंग, अगर मान लो आपने पूरे साल में कोई भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करी है, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन मतलब ये है कि आपने अगर कोऑपरेटिव बैंक के अंदर जो है वो 1 करोड़ रुपए क्या कर दिए, डिपॉजिट करवा दिया, तो आपको आरओआई फाइल करना पड़ेगा। या अगर आपने कोई भी खर्चा कर दिया 2 लाख से ऊपर का खुद पे, किस चीज पे, ट्रैवलिंग फॉरेन कंट्री आप घूम के उसके ऊपर कोई खर्चा कर दे तो भी आपको जो है आरओआई फाइल करना पड़ेगा। अगर आपने इनकर्ड किया एक्सपेंडिचर द अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख टुवर्ड्स द कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी, तो भी आपको आरओआई फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात आती है कि रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल करने के लिए पहले आपको फॉर्म डाउनलोड करना पड़ता है, क्योंकि ऑनलाइन रिटर्न जाती है आपकी, और ऑनलाइन रिटर्न जब जाएगी तो उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आईटीआर का फॉर्म जो डाउनलोड करना पड़ेगा। और जब फॉर्म आप डाउनलोड करोगे तो 7 तरह के जो फॉर्म है, अब आपको कौन से फॉर्म के अंदर आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी है, तो उसके लिए बता रखा है। अगर कोई भी इंडिविजुअल, ठीक है, जो रेजिडेंट है
ठीक है, और उसकी टोटल इनकम जो है वो कितनी है 50 लाख रुपए तक है। किससे? सैलरी से या हाउस प्रॉपर्टी से या किसी अदर सोर्स से, या एग्रीकल्चर इनकम अप टू कितनी होगी 5,000 रुपए। तो वो जो है आईटीआर फॉर्म 1 के अंदर जो है अपने रिटर्न को फाइल करेगा। अगर कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ जो जिसकी पीजीबीपी हेड से इनकम नहीं है तो वो आईटीआर फॉर्म नंबर 2 में करेगा। अगर कोई इंडिविजुअल एचयूएफ जिसकी पीजीबीपी हेड से इनकम है तो आईटीआर 3 के अंदर अपना जो है वो रिटर्न फाइल करेगा। अगर कोई इंडिविजुअल एचयूएफ या फर्म, ठीक है, एलएलपी के अलावा अगर उसने सेक्शन 44 को अगर अडॉप्ट कर लिया तो आईटीआर 4 में रिटर्न फाइल करेगा। अगर कोई भी एओपी, बीओआई या कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो आईटीआर 5 में अपनी रिटर्न फाइल करेगी। कोई भी कंपनी है आईटीआर 6 में। कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो गया, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो गया, कोई भी स्पेसिफिक सर्टेन इंस्टीट्यूशन हो गया, ठीक है, या फिर कोई बिजनेस ट्रस्ट हो गया या इन्वेस्टमेंट फंड हो गया, ये आईटीआर 7 के अंदर अपना रिटर्न जो है वो क्या करेंगे, फाइल करेंगे। ठीक है, ड्यू डेट क्या है? नॉर्मल केस के अंदर जो है, नॉर्मल इंडिविजुअल के केस के अंदर आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा कब तक? 31 जुलाई तक। लेकिन अगर आपका फॉरेन वाले ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, टीपी वाले केसेस हैं, तो आपको 30 नवंबर तक रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। और बाकी केस में चाहे कंपनी है या एनी अदर पर्सन जिसके अकाउंट ऑडिट होने हैं या कोई भी वर्किंग पार्टनर है फर्म का, तो उसको 31 अक्टूबर तक अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अगर टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं किया तो अभी पिछले चैप्टर में देखा था सेक्शन 234A आपके ऊपर क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। और जितना लेट करोगे, जितने महीने, उस हर महीने 1% की रेट से आपको जो है वो इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब आता है जी बात किसका? पेनल्टी का। तो पेनल्टी के लिए ये है कि पहले ये देखो कि आईटीआर कंपल्सरी है या नहीं है। अगर आईटीआर आपको आईटीआर भरना कंपल्सरी नहीं था, मतलब पेनल्टी का यहां पे क्या केस आएगा कि आपने आईटीआर नहीं भरनी थी और नहीं भरी, तो पहले तो ये कि भरनी ही नहीं थी तो पेनल्टी लगेगा नहीं। लेकिन अगर भरनी थी तो अब ये देखते हैं कि पहले आपकी टोटल इनकम कितनी थी। अगर लेस देन इक्वल टू 5 लाख थी और आपको आईटीआर भरना था, क्योंकि 2.5 लाख से ऊपर तो आईटीआर भरना था लेकिन आपने नहीं भरा, तो फिर 1,000 रुपए की पेनल्टी है। और अगर मान लो आपकी इनकम जो है वो ग्रेटर देन 5 लाख थी, अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है और आपने आईटीआर भरना था और नहीं भरा, तो 1,000 रुपए की पेनल्टी। अगर आपकी इनकम 5 लाख से क्या ज्यादा है तो अब केस आएगा कि आपने रिटर्न कब भरा। अगर असेसमेंट लेके 31 दिसंबर तक भर दिया तो पेनल्टी लगेगा 5,000, और अगर 31 दिसंबर के बाद में रिटर्न भरी है तो पेनल्टी लगेगा कितना? 10,000। आप जब आप रिटर्न को फाइल कर दोगे, ऑनलाइन आपने रिटर्न फाइल कर दिया, अब आपको लास्ट में क्या करना पड़ेगा? वेरीफाई करना पड़ेगा कि जो भी मैंने इसके अंदर जो पर्टिकुलर्स डाले हैं वो सब क्या है, करेक्ट है। तो इंडिविजुअल के केस के अंदर कौन सिग्नेटरी कौन होगा? असेसी। एचएफ के केस में कर्ता, कंपनी के केस में जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ये होंगे, ठीक है। पार्टनरशिप के केस में जो भी मैनेजिंग या डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं वो लोकल अथॉरिटी के प्रिंसिपल ऑफिसर हो गया। पॉलिटिकल पार्टी के केस में सीईओ। एओपी के केस में एनी मेंबर ऑफ द पॉलिटिकल और प्रिंसिपल ऑफिसर या एनी अदर पर्सन के केस में असेसी और द ऑथराइज्ड सिग्नेटरी। ये सब जो है वो कौन होंगे? दीज ऑल आर नोन एज द सिग्नेटरी। ये लोग जो है वो क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे इनकम टैक्स की रिटर्न को। ठीक है जी। इसके बाद टाइप ऑफ आईटीआर, सबसे पहले लॉस की रिटर्न। तो बोलता है अगर मान लो कभी भी ऐसा हो गया कि आपका जो है वो पीजीबीपी हेड से जो वो क्या आ गया, लॉस आ गया, और अगर आप उसको क्या करना चाहते हो, कैरी फॉरवर्ड, तो आपको जो वो रिटर्न जो है वो टाइम पे फाइल करना पड़ेगा। तो रिटर्न तो फाइल करना पड़ेगा, तो ही आप उस लॉस को आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अगर आपका लॉस हो गया बिजनेस का और आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। एक्सेप्शन ये है कि अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी का कोई लॉस हो गया या अनअदर डेप्रिसिएशन है तो ड्यू डेट के बाद भी अगर आप जो है वो रिटर्न फाइल करोगे तो भी आप इसको जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है। बिलेटेड रिटर्न की बात आती है कि अगर कोई पर्सन जो है उसने आरओआई टाइम पे जो है वो फिल नहीं किया तो क्या होगा? तो उसको जो है रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करना पड़ेगा एट एनी टाइम ऑन और बिफोर 31 दिसंबर ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर या बिफोर कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट व्हिच एवर इज अर्लियर। ठीक है ना। और आप जो है वो रिफंड का क्लेम तभी कर, अगर आपको कोई रिफंड बनता है उसका क्लेम तभी कर सकते हो अगर आपने आईटीआर भरी है। ठीक है। उसके बाद में फिर आएगा क्या? रिवाइज रिटर्न। अगर मान लो कभी ऐसा हुआ आपने आरओआई को जो है वो टाइम पे फिल कर दिया, ठीक है, और बाद में आपको लगा कि उसके अंदर कोई क्या है, कमी है, तो आप उसको जो है वो क्या कर सकते हो? रिवाइज रिटर्न फिल कर सकते हो। कब तक? असेसमेंट डेट के 31 दिसंबर तक। ठीक है। या बिफोर कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट व्हिच एवर इज अर्लियर। ओके। डिफेक्टिव रिटर्न जो है वो क्या होती है? अगर रिटर्न शैल बी कंसीडर्ड डिफेक्टिव अनलेस इट इज अकम्पनीड बाय ऑल द डॉक्यूमेंट। ठीक है। अगर एओ को ऐसा लगता है कि रिटर्न डिफेक्टिव है तो वो आपको इंटीमेट करेगा डिफेक्ट असेसी को, उसको अपॉर्चुनिटी देगा कि आप 15 दिन के अंदर अंदर अपना डिफेक्ट जो है वो क्या कर लो, ठीक कर लो। ठीक है। स्क्रूटनी असेसमेंट जो वो क्या होती है? ये एक डिटेल असेसमेंट है। ठीक है। इसको स्क्रूटनी असेसमेंट बोलते हैं। इस स्टेज पे स्क्रूटनी जांच की जाती है, ठीक है, कंफर्म करने के लिए कि जो भी जेन्युइननेस है या करेक्टनेस है, जो भी आपने क्लेम करा है इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर या डिडक्शन आपने जो क्लेम करी है कि वो ठीक है या नहीं है। तो पहले आपको नोटिस सर्व किया जाएगा सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 में। तो असेसी जो अपना आर्गुमेंट प्लेस करेगा, फिर एओ जो है वो सारे इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करेगा और फिर एओ राइटिंग के अंदर जो वो ऑर्डर पास करेगा कि असेसमेंट जो की गई है वो क्या है, ठीक है या नहीं है। उसके बाद है जी फिर आपका बेस्ट जजमेंट। अगर मान लो अब बेस्ट जजमेंट के अंदर क्या है, असेसी ने रिटर्न फाइल नहीं किया, ठीक है, तो वहां पे एओ जो है वो क्या करेगा, वो असेसमेंट कर देगा।
और वो बोले भाई इतना इतना जो है वो टैक्स बनता है, चलो क्या करो, पे करो। तो अगर असेसी फेलियर हो गया टू फर्निश द रिटर्न या बिलेटेड रिटर्न या रिवाइज रिटर्न, या फेल हो गया टू कंप्लाई विद द, जो नोटिस भेजा था उसको कंप्लाई नहीं किया, ठीक है, या जो डायरेक्शन उसको इशू किया गया था उसको कंप्लाई नहीं किया, तो असेसी को बोला कि ये सब काम करो, लेकिन असेसी ने नहीं किया, तो यहां पे जो है वो क्या होगा, तो जो हमारा असेसिंग ऑफिसर है वो बेसिकली क्या करेगा, वो खुद से आपकी जो है वो क्या कर देगा, खुद से क्या करेगा, असेसमेंट कर देगा और बोलेगा कि इतना टैक्स बनता है, और फिर डिमांड ऑर्डर क्या कर देगा, जारी कर देगा। लेकिन बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करने से पहले वो आपको एक शो कॉज नोटिस प्रोवाइड करेगा और आपसे पूछेगा कि मुझे इस बात को प्रूव करके दो कि मैं आपकी बेस्ट असेसमेंट क्यों ना करूं, ठीक है ना। तो बेसिकली शो कॉज नोटिस पहले जारी किया जाएगा, और अगर आप उसमें प्रूव नहीं कर पाए, ठीक है, शो कॉज नोटिस आपको जारी किया गया कि भाई कारण बताओ, और आप कारण नहीं बता पाए, तो असेसिंग ऑफिसर जो है वो अपने हिसाब से जो है आपका इनकम टैक्स निकाल के आपको दे देगा कि भैया इतना इतना आपका टैक्स बनता है, चलो इतना टैक्स का क्या करो, पेमेंट करो, ठीक है। फिर इनकम टैक्स अथॉरिटी में सबसे ऊपर जो है वो तो आपका बोर्ड आ गया सीबीडीटी, उसके नीचे आएगा फिर आपका डीजीआईटी, उसके नीचे आपका डीआईटी आ गया, डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स आ गया, फिर उससे नीचे आपका सीआईटी आ गया, ठीक है, कमीशन ऑफ इनकम टैक्स, उससे नीचे फिर जेसीआईटी आ गया, फिर आपका डेप्यूटी आ गया, फिर आपका असिस्टेंट सीआईटी आ गया, फिर आपके इनकम टैक्स ऑफिसर्स आ गया आईटीओ, फिर आपका टीआरओ आ गया, और फिर आपका इंस्पेक्टर आ गया। ये होता है। अब एक ये भी देख लेना कि नोटिस का सेक्शन 142(1) एंड 143(2) का ये नोटिस है वो कैसे जाएगा, इलेक्ट्रॉनिकली जाएगा, ठीक है। नोटिस कैन बी इशू बाय द एओ प्रिस्क्राइब इनकम टैक्स अथॉरिटी टू एनी पर्सन विदाउट एनी टाइम लिमिट, ठीक है। अगर आरओआई जो है वो फर्निश नहीं किया, अगर आपने रिटर्न ऑफ इनकम को फर्निश नहीं किया तो नोटिस आएगा कि भैया फर्निश करो क्या, रिटर्न ऑफ इनकम को, या अगर आपने आरओआई को फर्निश किया तो आपके पास नोटिस आ सकता है कि आप क्या करो, प्रोड्यूस करो रिक्वायर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो क्या करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा, ठीक है। लगभग पिछले 3 साल के बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको शो करना पड़ेंगे, या फर्निश करो सच इन्फॉर्मेशन राइटिंग इंक्लूडिंग स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी एज मे बी रिक्वायर्ड बाय द एओ। इसके बाद अगर आप फेल हो गए, जो आपके पास नोटिस आया था और आपने उस नोटिस की बात को नहीं माना, तो फिर क्या होगा, असेसिंग ऑफिसर आपका बेस्ट असेसमेंट कर देगा, साथ में आपको टैक्स का पेमेंट भी करना पड़ेगा, साथ में आपको पेनल्टी भी पे करना पड़ेगा हर डिफॉल्ट के लिए, कितना, 10,000, और फिर आपको जो वो 1 साल तक की सजा भी हो सकती है, या आपको फाइन भी हो सकता है फॉर एवरी डे फॉर कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट, ठीक है। और फिर सर्च एंड सीजर का ऑफिसर, सर्च एंड सीजर का जो ऑर्डर है वो भी आपके खिलाफ जो है वो हो सकता है, आपकी दुकान पे आके, आपके घर पे आके जो है वो जांच पड़ताल भी हो सकती है। तो ये सब है। तो ये है आपका, अगर आपके सामने कोई नोटिस आता है सेक्शन 142(1) या 143(2) का, ठीक है ना जी सर। लो ये हो गया अपना चैप्टर लगभग कंप्लीट। अच्छा एक ये बच गया था अपना ना नोटिस वाला। अच्छा एक तो ये फेसलेस असेसमेंट प्रोसीजर आपको मैंने बताया था कि 13 अगस्त 2020 से जो है अपने मोदी जी ने जो है वो क्या कर दिया, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन को करने के लिए जो है फेसलेस सिस्टम कर दिया कि अब जो है वो क्या इलेक्ट्रॉनिकली ही सब कुछ नोटिस जो है सर्व होंगे, फेस टू फेस मिलने की जरूरत नहीं है, ताकि रिश्वत जो है वो पूरी तरह से क्या हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है ना। अच्छा अब अगर मान लो आपके नोटिस आ गया और आपने जवाब भी दिया, लेकिन वो उन्होंने डिमांड ऑर्डर निकाल दिया, अब आप अगर उस ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप जो अपील में जाओगे। अपील कहां करोगे, तो मतलब रिटर्न फाइल किया था 139 में, ठीक है, स्क्रूटनी का नोटिस आ गया और उसने ऑर्डर पास कर दिया और आप उससे जो सेटिस्फाई नहीं हो, तो आप सबसे पहले अपील करोगे सीआईटी को, कमीशन ऑफ इनकम टैक्स। कब करोगे, 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, ये जो ऑर्डर पास किया था इसके 30 दिन के अंदर अंदर करोगे। फिर इसका रिजल्ट आएगा, अगर सेटिस्फाई हो तो ठीक है, नहीं तो आगे जा सकते हो आईटीटी, इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल पे। जिस दिन इसका ऑर्डर आएगा सीआईटी का, उसके 60 दिनों में आप आईटीटी को जो है अपील में जा सकते हो। फिर इससे सेटिस्फाई तो ठीक है, नहीं हो तो आगे जा सकता है मामला कहां पे, हाई कोर्ट में। जिस दिन आईटीटी का ऑर्डर आएगा उसके 120 दिन में, और यहां से भी सेटिस्फाई नहीं हो तो मामला जाएगा कहां, सुप्रीम कोर्ट में। और कितने दिनों में, हाई कोर्ट का जिस दिन ऑर्डर आ गया उसके 90 दिनों के अंदर अंदर आप जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हो, ठीक है। लेकिन ये कि हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो फुल एंड फाइनल है, हाई कोर्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप जाओगे अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, तो उसके केस पर आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आपका मामला नहीं जाएगा। ओके जी सर। लो ये हो गया, अपने कुछ चैप्टर हमने निपटा लिए, इसको जल्दी से आप जो है पढ़ देना। और रिमेनिंग अपने रह गए 5 हेड और 1 टीडीएस का टॉपिक, वो फिर अगले वीडियो के अंदर हम लोग पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ओके जी सर। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, अच्छा लगा अच्छे से कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगी है वो भी बताइएगा। और अगर आप दिसंबर 23 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन बैच है हमारा, आप चाहें तो हमारा ऑनलाइन बैच अवेल कर सकते हैं, जिसमें आपको आपके घर पे बैठे बैठे पेपर 1 एज वेल एज पेपर नंबर 2 कॉमर्स एज वेल एज पेपर नंबर 2 मैनेजमेंट, अगर आपका मैनेजमेंट सब्जेक्ट है तो वो भी हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। तो घर पे बैठे बैठे आपको उसका जो है पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। हमारे कोर्स में 4 चीजें आपको मिलेंगी, दोनों पेपर के वीडियो लेक्चर, दोनों पेपर का स्टडी मैट हार्ड कॉपी में किताबें हैं प्रॉपर वो आपको मिलेंगी, प्लस में आपको जो है वो मिलेगा
रिवीजन करने के लिए रिवीजन की वीडियो और प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस के एमसीक्यूज। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी सर, चलो एक बार के लिए इतना कीजिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।